हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सात्विक खरे। और आज हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में अपने कोर्स का कुछ पोर्शन कवर कर लिया था, इसको मैं फिर से रीइंट्रोड्यूस करूंगा आपको। हमने अपने कोर्स में व्हाट इज हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, हिस्टोग्राफी के बारे में पढ़ लिया, टाइमलाइन के बारे में जान लिया था, सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में भी हमने पढ़ा था जिसमें हमने लिटरेरी सोर्सेज के बारे में वर्क किया था। आर्कोलॉजी में हमने कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस को ध्यान से देखा था। फिर इसके बाद में हमने ह्यूमन एवोल्यूशन के पॉइंट को पढ़ा जो थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच ऑफ सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद में हमने अपनी मेन हिस्ट्री को शुरुआत करी थी जो हमने लास्ट वीडियो से स्टार्ट करी थी, जहाँ पे हमने हिस्ट्री के पार्ट्स जाने कि इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है पेरियोलिथिक, एक होता है मेसोलिथिक और इसके बाद आता है न्यूलिथिक। तो हमने लास्ट वीडियो में अपनी पेरियोलिथिक को कवर कर लिया था। पेरियोलिथिक के बारे में जाना, पेरियोलिथिक के आर्ट एंड फॉर्म के बारे में जाना था, आर्ट एंड कल्ट कैसे चल रहा था। इसके बाद में अब जो हम आज अपना पॉइंट शुरू करने वाले हैं वो है मेसोलिथिक को लेके। ठीक है। तो आज जो हमारी कोर्स का पूरा इंट्रोडक्शन रहेगा वो मेसोलिथिक पीरियड के ऊपर रहेगा और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे करके न्यूलिथिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हम अपना कोर्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज का सेशन में मैं पहले आपको बता दूं कि जो लास्ट सेशन है उसको एक टाइमलाइन के हिसाब से हमने देखने की कोशिश करी थी और मैंने आपको बताया था मैं आपको जूम इन और जूम आउट करने की कोशिश करूंगा, मतलब कहीं पे गहराई में लेके जाने की कोशिश करूंगा, इमेजिनेशन पे वर्क करेंगे और थोड़ा सा हम ये कोशिश करेंगे कि हम इसको स्टोरी के फॉर्म में लेके चल पाए। लास्ट वीडियो में हमने पेरियोलिथिक एज को कवर किया था। पेरियोलिथिक एज हमारी यहाँ से इस फेज में यहाँ तक चलती है और आज जो हमारी एज शुरू हो रही है उसका सेकंड पार्ट है ये, जिसको अपन 10,000 से लेके 8,000 के बीच में पढ़ेंगे। ये पूरे हमने कवर कर लिए थे लास्ट वीडियो में और आज से हमारा ये वाला मिडिल पेरियोलिथिक एज मिडिल मेसोलिथिक एज शुरू होता है। ठीक है। अभी देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एक पॉइंट देखा था कि यहाँ पे प्लेस्टोसीन एनवायरनमेंट चल रहा है, जो अर्थ का फेस चल रहा है। अगर आपको याद हो तो एवोल्यूशन में मैंने एक आपको जोरासिक पार्क वाली एक पूरी टाइमलाइन दिखाई थी, अर्थ की कैसे जियोलॉजी चेंज होती है। वहां पे अपन ने प्लेस्टोसीन पीरियड के बारे में पढ़ा था। और अब हम जब मेसोलिथिक फेज में आते हैं तो हम होलोसीन की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो एनवायरमेंट चेंजेस हैं इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इस एज के बारे में, उसके पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूं जिससे हमारे एक माइंड में मेकअप पहुंच जाए कि हमें इस चैप्टर को किस दृष्टि से देखना है, किस विजन से देखना है और हमारे हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये नेट का है पीवाईक्यू। यहाँ पे आप देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। नेट के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपके जीएस का जो प्रीलिम्स रहता है उसमें बेनिफिट रहेगा, प्रीलिम्स में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कहीं से भी आ सकता है। और आजकल धीरे धीरे अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो यूपीएससी भी कुछ कुछ क्वेश्चंस एक टफ लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं प्रीलिम्स में। तो अगर अपन के पास इस चैप्टर के क्वेश्चन अवेलेबल है तो अपन क्यों उस चीज को छोड़े। तो मैंने यहाँ पे नेट के क्वेश्चन डाले हैं। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है मेसोलिथिक पीरियड के टूल्स के बारे में पूछा है कि कौन सा टूल है माइक्रोलिथ यूज होता है। अभी आगे सब अपन आगे देखेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करिए। इसमें बताया गया है कि टूल्स के ऊपर वर्क किए कि कैसे ज्योमेट्रिकल रहते हैं कि नॉन ज्योमेट्रिकल टूल आते हैं, तो जो स्पेशलिटी है वो बताई गई है। फिर धीरे धीरे करके साइट पे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, मेसोलिथिक साइट के ऊपर आ रहे हैं, लोकेशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। हम देखेंगे तो जो स्केल्टन मिले हैं बरियल्स में, उनकी स्पेशलिटी पे क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कि पर्टिकुलर बरियल और उसमें क्या स्पेशल था उस साइट को लेके क्वेश्चन आ रहा है। और देखते चलेंगे धीरे धीरे करके हमें मेसोलिथिक साइट्स के ऊपर ही क्वेश्चन है अधिकतर। और इसके बाद में जब हम यूपीएससी के जीएस पेपर को देखेंगे 2015 में, देखिए, अगर आप कहेंगे कि अरे स्टूडेंट्स तो काम की नहीं होती है, कुछ मतलब नहीं है, कई लोग इसको निगलेक्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या कहते हैं कि आर एस शर्मा से ये सब बन जाएगा। और आर एस शर्मा सर की बुक में पूरी मेसोलिथिक फेज को केवल 2 पैराग्राफ में डिफाइन किया गया है। अब उस हिसाब से आप देखिए, ये वाला क्वेश्चन आया था 2015 में, जहां पे उन्होंने मेसोलिथिक का रॉक कट आर्किटेक्चर को मॉडर्न पेंटिंग से कवर करने की कोशिश करी। रॉक कट आर्किटेक्चर मतलब ये समझिए मेसोलिथिक का जो आर्ट एंड कल्चर चल रहा था, पेंटिंग्स। मेसोलिथिक के टाइम पे जो केव्स के अंदर पेंटिंग बन रही थी, भीमबेटका केव के अंदर हुई, कई प्रकार की केव्स के अंदर पेंटिंग थी, उसको आज की मॉडर्न टाइम के साथ कंपेयर करने की बात कही गई है। तो अब जब आप पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि कैसे डेप्थ में एनालिसिस चाहिए है पेंटिंग का। अब जैसे आपको सोचिए कि एक पेंटिंग से आप क्या क्या समझ सकते हो, क्या क्या उसमें आपको पता चल रहा है कि कैसे उनकी क्रिएटिविटी आ रही है, कैसे कॉग्निटिव लेवल बढ़ रहा है। ये सब हमें धीरे धीरे करके मेसोलिथिक फेज से पता चलता है। तो आगे हम देखने की कोशिश करते हैं। अब हम धीरे से अपने आप को मेसोलिथिक फेज के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। अब एक पल के इमेजिन करिए, मैंने आपको बताया था अपने फोन की गैलरी से अपने आप को इमेजिन करके देखिए। जैसे आपने फोन की गैलरी खोली, उसमें आपने एक फोल्डर खोला जो है स्टोन एज का। अब उस फोल्डर के आप अंदर गए, उस फोल्डर के अंदर आपके पास में 3 सेक्शन दिख रहे थे। एक था पेरियोलिथिक का, एक है मेसोलिथिक का, एक न्यूलिथिक का। पेरियोलिथिक की साइड अपन ने लास्ट वीडियो में कवर कर ली है। अब अपन जो आगे पढ़ रहे हैं
वो है मेसोलिथिक का फेज। तो अब हम मेसोलिथिक फेज के अंदर जूम कर रहे हैं। डन। अब हम धीरे धीरे देखेंगे कि मेसोलिथिक फेज के अंदर क्या चल रहा था, क्या क्या चीजें थी, और हम उनको ग्रेजुअली आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का फ्लो हम कैसे लेके चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको मेसोलिथिक फेज की टाइमलाइन के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कैसे मेसोलिथिक आई, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब पैलियोलिथिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमें एक पॉइंट पता चला था कि स्टार्टिंग मेसोलिथिक नहीं थी। मतलब जो डिवीजन हुआ था टाइमलाइन का, उसमें आर्कोलॉजिस्ट ने मेसोलिथिक वर्ड यूज ना करके डायरेक्ट वो पैलियोलिथिक से न्यूलिथिक की तरफ ही शिफ्ट हो गए थे। फिर ये मेसोलिथिक बीच में कैसे आया, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे चेंजेस हमें दिख रहे थे कि हमें बीच में ये वाला मेसोलिथिक फेज डालना पड़ गया। फिर हम इन्वायरमेंट चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या जो चेंजेस हैं वो उसमें इन्वायरमेंट क्या फैक्टर रोल प्ले कर रहा है, टूल्स में क्या क्या चेंजेस फील हो रहे हैं हमें पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक के बीच में आते हुए, मटेरियल क्या क्या चेंजेस आए, और कैसे हमने उनके टूल्स को, जो मेसोलिथिक में टूल्स उपयोग होते हैं उनको माइक्रोलिथ कहते हैं, उनको कैसे यूज करना शुरू किया। फीचर्स देखेंगे मेसोलिथिक एज के बारे में। मेसोलिथिक एज की साइट्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में जो साइट्स हैं वो कैसी हैं और कैसे उनका ग्रेजुअली डेवलप होता है। लास्ट में मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट साइट का चार्ट दिया था, मैं सिमिलरली यहाँ पे भी दूंगा, जिससे लास्ट में हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे जब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे आते हैं कि कोई स्पेसिफिक साइट पूछेंगे, उसमें स्पेशल फीचर क्या मिला। स्पेशल फीचर मतलब क्या क्या स्पेशलिटी उस साइट की, कि यहाँ पे बरियल मिला है क्या, कि यहाँ पे एक बरियल में 2 स्केलेटन मिले हैं। तो वो जो 2 स्केलेटन वाली कहानी कौन सी लोकेशन से लिंक होती है वो हमें इस चार्ट से पता चल जाएगा। तो ओवरऑल अगर अपन देखें कि एग्जाम ओरिएंटेशन से हमें साइट्स के बारे में पता चलेगा, तो साइट्स की प्रोफाइल हमें इस चार्ट से मिल जाएगी। और लास्ट में जो हमारा पॉइंट आता है, जो अभी मेंस में क्वेश्चन आया था GS1 में, लास्ट में देखा था कि कैसे मॉडर्न पेंटिंग से कंपेयर किया जा रहा है मेसोलिथिक आर्ट को, उसको देखने की कोशिश करेंगे, जहां पे हम भीमबेटका केव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और भी कई केव्स मिली हैं जो आगे हम ग्रेजुअली देखने में मिल जाएगा कैसे पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। और इससे हम एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फोकस किया था कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, खासकर जब हम स्टोन एज पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास में सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम 2 चीजों को लेकर चलने की कोशिश करते हैं, कैसे मेंटल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, मतलब क्या लोगों की सोचने की शक्ति कैसे बढ़ रही है। क्योंकि जब हमने लास्ट एवोल्यूशन का पॉइंट पढ़ा था तो हमें पॉइंट पता चल गया था कि ब्रेन साइज बढ़ रही है। तो जैसे जैसे समय के हिसाब से ब्रेन साइज बढ़ती है, तो हमें ये पता चल रहा है कि उनके अंदर एक क्या कह सकते हैं अपन लोग की एक्टिविटीज में इंक्रूवमेंट आ रहा है, स्किल डेवलपमेंट हो रहे हैं, एक इनोवेटिव फॉर्म निकल के आ रहा है। वो जो इनोवेटिव फॉर्म है उसको ही हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, कि जिसको अपन ग्रेजुअल डेवलपमेंट के रूप में वर्ड यूज कर रहे हैं, कि कैसे कॉग्निटिव लेवल का इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे करके, लोगों में समझ कैसे डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे हम 2 चीजें डील करेंगे, हम फैक्ट्स तो पढ़ेंगे ही साथ साथ में, और जो हमारा एनालिसिस रहेगा उन लोगों के कॉग्निटिव लेवल को समझने की कोशिश भी करेंगे, कैसे ग्रेजुअली डेवलप हुआ। अब एक बात हमें पता है कि ये जो फेज है ये बहुत लंबा फेज चलने वाला है, तो हम एक ब्रॉड एस्पेक्ट में चीजें देखिए, यहाँ पे कितने बड़ा साल का कवर कर रहे हैं अपन लोग पॉइंट। तो अब ये मत सोचिए कि 3-4 साल 5 साल में इतनी जल्दी कैसे डेवलपमेंट हो गया, एक बहुत बड़े एस्पेक्ट में हम इस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। डन। अब हम आगे देखते हैं, अपने पहले पॉइंट पे जाते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि स्टोन एज में अपन ने पहले जो पढ़े थे पॉइंट्स, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे जो 3 कॉलम है स्टार्टिंग के, ये हमारे पैलियोलिथिक एज से डील करते हैं। पैलियोलिथिक क्या, जो हमने पहली स्टोन एज का पहला पार्ट पढ़ा था, जो लास्ट वीडियो का कंटेंट है, जहां पे हमने ये जाना था कि जो हमारी अर्थ की जियोलॉजिकल एज चल रही है वो प्लेस्टोसीन एज चल रही है। प्लेस्टोसीन मतलब क्या होता है, यहां तक अभी हमारे पास में जो अर्थ है वो आइस एज से जा रही है। डन। आइस एज से जा रही है मतलब क्या है, यहाँ पे पूरे में जो टेम्परेचर है वो कोल्ड वाला टेम्परेचर है, और ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हमारी अर्थ मेसोलिथिक के फेज से, और अपन कह सकते हैं अपर पैलियोलिथिक के फेज से, हमने जब पढ़ा था कि थोड़ा वार्म होने की कंडीशन में जा रही है। वार्मर कंडीशन में मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिग्री जो ऑफ टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन द सेंस ऑफ कि गर्मी की तरफ हम जा रहे हैं। तो जैसे धीरे धीरे जब गर्मी बढ़ रही है तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, लोगों की लाइफ स्टाइल में चेंज आ रहे हैं, नई नई स्पीशीज आ रही हैं। तो इन स्पीशीज से कैसे अफेक्ट पड़ता है जीवन में, वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति, या फिर कह सकते हैं कि कैसे किसी स्पीशी या फिर किसी भी जानवर या किसी भी लिविंग थिंग के फेज में इन्वायरमेंट कैसे रोल प्ले करता है। जैसे आज भी अपन कहते हैं ना कि अगर हमारा कलर ये है तो उसमें इन्वायरमेंट फैक्टर ये है कि मैं नॉर्थ से बिलोंग करता हूँ, मैं साउथ से बिलोंग करता हूँ, तो नॉर्थ साउथ में बिलोंग करने के कारण भी हमारे कलर शेड में, स्किन टोन में डिफरेंस आ जाता है। तो वैसे ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे हाउ इन्वायरमेंट अफेक्ट अस। डन। अब देखिए,
जो हमने लास्ट फेज पढ़ लिया था वो यहाँ तक का हो गया था। आज जो हमारा फेज स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है मेसोलिथिक को लेके। मेसोलिथिक को कई बुक्स में मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है, देखिए क्योंकि मिडिल में फेज है। यहाँ से होलोसीन पीरियड शुरू हो जाता है। होलोसीन मतलब क्या, जो हमने अपनी जोरासिक वाली टाइमलाइन में पढ़ा था, होलोसीन का मतलब क्या होता है, जब यहाँ से हमारी अर्थ एक वार्म अप फेज में आ जाती है। अब यहाँ जो टूल मिलते हैं उनको अपन माइक्रोलिथ कहते हैं। अब यहाँ पे जो इनका रहने करने का लाइवलीहुड का पैटर्न था, तो यहाँ तक तो देखिए हंटिंग गैदरिंग ही कर रहे थे वो, और यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग के साथ में फिशिंग के एविडेंसेस मिलने लगते हैं। और कहीं कहीं लास्ट फेज में, मतलब जब ये एंडिंग हो रही है, तो यहाँ पे हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन के भी एविडेंसेस मिलने लगते हैं। तो क्या हम कह नहीं सकते हैं कि धीरे धीरे करके लोगों का विकास हो रहा है यहाँ से यहाँ तक आते आते, वो एक जीवन जीने के पहलू को अपने डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, कि पहले केवल हंटिंग गैदरिंग पे बेस्ड थे और अब यहाँ पे आते आते वो डोमेस्टिकेशन की तरफ भी जाने लगे हैं। फिर इसके बाद में लास्ट में हम न्यूलिथिक देखेंगे, और इन तीनों का पूरा मिला के हमारी स्टोन एज का कंप्लीट हो जाएगा पॉइंट। देन अब हम आगे देखते हैं कि कैसे ट्रांजिशन फेज चलता है फ्रॉम अपर पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि अपर पैलियोलिथिक में हमारे पास में वार्म अप फेज शुरू होने लगा था, और यहां तक आते आते हमारी अर्थ एक वार्मिंग फेज में आ चुकी थी। तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, थोड़ी ज्योग्राफी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, फिर टूल्स के बारे में देखेंगे, कैसे चेंजेस आए टूल्स में जिनको अपन माइक्रोलिथ यूज कर रहे हैं वर्ड, और उनके लाइवलीहुड पे कैसे पैटर्न चेंज होता है। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊं, अब सब चीजें बिल्कुल भूल जाइए, एक स्टोरी फ्रेम करके चलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने लास्ट वीडियो में एक पॉइंट पढ़ा था कि जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढ रहे थे, चीजें समझ रहे थे, तो उन्होंने अपनी स्टोन एज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहले किया था पैलियोलिथिक एज, और इसके बाद डायरेक्ट चले गए थे न्यूलिथिक एज पे। फिर धीरे धीरे करके एक आर्कियोलॉजिस्ट आए जिन्होंने कहा, जो एएसआई में अलेक्जेंडर कैंगम के अंदर काम कर रहे थे, और उन्होंने यहाँ पे सॉइल का एनालिसिस किया इंडिया की। और सॉइल का एनालिसिस करते हुए वो मिर्जापुर के साइड में एनालिसिस कर रहे थे, और उन्हें पता चला कि यार देखिए, ये जो स्ट्रेटोग्राफी का अपन ने पॉइंट पढ़ा था ना, कि स्टेटा होते हैं लेयर वाइज, लेयर स्टडी ऑफ सॉइल। तो जब उन्होंने यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, तो उन्हें ये पता चला कि ये जो अपनी पैलियोलिथिक फेज है, और जिसको हम आज अपन न्यूलिथिक कह रहे हैं, इसके बीच में भी एक लेयर है जहां पे हमें डिफरेंस पता चल रहा है इन्वायरमेंट का। और क्या कह सकते हैं यहाँ पर, जो टूल्स में चेंजेस फील हो रहे हैं, उन्हें टूल्स हुए, इन्वायरमेंट में चेंजेस फील पता चल रहे हैं। इन्वायरमेंट कैसे, सॉइल में क्या क्या चीजें चेंज आ रही हैं वो पता चलता है। उन्होंने कहा कि इस फेज को भी हमें कुछ नया टर्म देना चाहिए, उन्होंने इसे मेसोलिथिक फेज दिया, मेसोलिथिक। तो जब हमने धीरे धीरे आगे स्टडी बढ़ी, तो पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच में एक हमें ट्रांजिशन फेज मिला, इसको अपन मेसोलिथिक फेज कहते हैं। अब जब हम इस फेज के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें यह पता चलेगा कि ये डिवीजन क्यों समझ में आया, और इस डिवीजन की आवश्यकता क्या थी, कि इस बीच में अपन ने टूल्स को डिफाइन किया, क्या चेंजेस आए। तो अब हम इन चेंजेस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, पहले पैलियोलिथिक से आते आते न्यूलिथिक चल रहा था, फिर बीच में ये वाला फेज इंट्रोड्यूस कर दिया गया बाद में, कि यहाँ पे भाई कुछ चेंजेस है, इसको हमें अलग से स्टडी करना चाहिए, और इसकी एक अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए। अब एक बात आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई साइट है, तो इन साइट में बिल्कुल एकदम से वाटर टाइप सेपरेशन नहीं है, कि मतलब जैसे ये कह लीजिए आप, कल पैलियोलिथिक खत्म हुई तो आज यहाँ से मेसोलिथिक शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे साइट्स ओवरलैप होती हैं। ओवरलैप मतलब क्या, ये चल रही है, फिर यहाँ से इसके बीच में मेसोलिथिक भी आ गई, और यहाँ पे क्या पता फिर धीरे धीरे चलते चलते मेसोलिथिक चल रही है, चल रही है, चल रही है, फिर यहाँ से न्यूलिथिक जुड़ गई। तो एक साइट पे मल्टीपल एविडेंसेस मिलते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि एक साइट पे यहाँ से आज के बाद से कल से मेसोलिथिक शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट चीजें कुछ नहीं चल रही हैं, यहाँ पे सब चीजें एक ओवरलैप पैटर्न में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ के चलिए, एक एब्सोल्यूट सेपरेशन नहीं है चीजों का एजेस में, कई चीजें ओवरलैप हो रही है एक दूसरे से। ये हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब हम एक ब्रॉड एस्पेक्ट में चीजें पढ़ रहे हैं, तो ऊपर नीचे चीजें कंटेम्परेरी भी हो सकती हैं एक दूसरे की। अब और एक और पॉइंट है कि इंडिया में हो सकता है एक फेज में कहीं पे मेसोलिथिक चल रही हो, दूसरे फेज में कहीं ना कहीं न्यूलिथिक का कल्चर आ रहा हो, कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि मेसोलिथिक ना हो, न्यूलिथिक आ रही हो। तो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेटलमेंट हो रहे थे धीरे धीरे करके, लोग हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, यहाँ वहां जा रहे हैं। तो मान लीजिए कोई कभी किसी फेज में गया, तो तभी से वहां का फेज शुरू कर दिया जाता है। डन, आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में, कैसे हमारे अर्थ में इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे थे। पहले देखिए, हम अपने पैलियोलिथिक एज को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। पैलियोलिथिक एज चल रही है लोअर, मिडिल, अपर। यहाँ पे हमारी जो अर्थ है ठंडक, अर्थ ठंडी है। धीरे धीरे करके हमारी अपर पैलियोलिथिक एज में वार्मिंग होने लगी। वार्मिंग मतलब क्या, यहाँ पे थोड़ी सी गर्म होने लगी अर्थ, और यहाँ पे डिग्लेशिएशन होने लगा। अब हम आगे देखते हैं।
और मेसोलिथिक आते आते जो मेसोलिथिक का फेज है इसको अपन पोस्ट आइस एज कहते हैं, मतलब आइस एज के बाद का पीरियड। यहाँ से हम पेलिस्ट्रीसीन से आगे बढ़ के कहाँ आ गए हैं, होलोसीन की तरफ जा रहे हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन ने अपर पैलियोलिथिक में पढ़ा था, इसको आज थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए आइस एज से पोस्ट आइस एज पे आने में हमें क्या क्या चीजें चेंज दिखती हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहली बात, क्या जब अर्थ गर्म होती है तो जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होने लगे। तो जब ग्लेशियर से डी ग्लेशियराइजेशन की तरफ जा रहे थे, अब ये चीज क्या है, हमें मिलेनकोविच साइकिल है, ज्योग्राफी का पॉइंट है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको ज्योग्राफी पता चलेगा कि कैसे अर्थ के फेज चेंज हुए और कैसे ये साइकिल आती है, कैसे यहाँ पे जो इन्वायरमेंट फैक्टर है वो कैसे वार्मिंग की तरफ जा रहा है, गर्माहट की तरफ जा रही है हमारी अर्थ, उसके बारे में जानेंगे। हम यहाँ देखेंगे टेम्परेचर बढ़ रहा है और जो क्लाइमेट है वो वार्म हो रहा है, ड्राई हो रहा है, ह्यूमिड हो रहा है। अब देखिए क्या, जब ग्लेशियर मेल्ट हुए तो ग्लेशियर मेल्ट होने के कारण एवोप्रेशन होती है, एवोप्रेशन होने के कारण रेन होती है और रेन से धीरे धीरे करके वेजिटेशन होने लगता है। देखिए अब पहली बात तो ये हमने लास्ट वीडियो में एनालाइज करी थी कि जब पानी गिरने लगता है तो हम लोगों के पास में फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि देखिए रिवर्स बनने लगती हैं, पाउंड्स बनने लगते हैं, लेक बनने लगती है, तो लोगों धीरे धीरे करके फ्रेश वाटर के पास में अट्रैक्ट होने लगते हैं। एक पॉइंट हमने जाना था, तो मतलब एक तरह से इन्वायरमेंट सेटलमेंट को पैटर्न को चेंज कर रहा था। जो पहले वो कहीं रह रहे थे, अब उनके पास में जब वाटर की अवेलेबिलिटी आ रही है तो उन्होंने अपनी लोकेशन भी चेंज करी। दूसरी बात क्या, हमें सॉइल के एनालिसिस मिलते हैं कि यहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एडिडिटी बढ़ रही है, ये पॉइंट पता चलता है। और कहीं कहीं पे हमें हाई रेनफॉल के भी एविडेंसेस मिलते हैं। जैसे देखिए राजस्थान के एरिया में पता चलता है कि बहुत ज्यादा हाई रेनफॉल होती होगी उस पॉइंट पे, तो एनवायरनमेंट के फैक्टर चेंज हो रहे हैं। अब देखिए जब पानी गिरता है तो फ्लोरा एंड फ्यूना बढ़ते हैं, मतलब क्या, नए नए वेजिटेशन आते हैं, नए नए टाइप के रिसोर्सेज पता चलने लगते हैं। तो जब नए नए चीजें आ रही हैं, नए नए रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो क्या इंसान का दिमाग वहां पे जाएगा नहीं कि क्या मैं ये ट्राई करूं, उसका बिल्कुल मन करेगा कि मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी खा सकता हूं। तो धीरे धीरे करके लोगों का जो पैटर्न है वो पैटर्न कहाँ पे, खाने का पैटर्न भी हंटिंग गैदरिंग से लेके फूड की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होने लगता है। अब धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस फूड को हम कल्टीवेशन भी कहेंगे जब हम न्यूलिथिक की तरफ जाएंगे। कैसे डेवलपमेंट हो रहा है एनवायरनमेंट के कारण, क्योंकि जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो तो हमें ओवरऑल मिलते हैं एनवायरनमेंट से ही रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या, इसके पहले लोग यहाँ वहां घूमते रहते थे, नोमैडिज्म चलता था, पहले यहाँ पे रह रहे हैं, फिर 2 मंथ में वहां रह रहे हैं, कहीं हर प्रतिदिन चेंज कर रहे हैं अपनी लोकेशन, क्योंकि उन्हें हंटिंग गैदरिंग करते थे। अब धीरे धीरे करके जब उनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी हो गई है, फ्रूट्स की अवेलेबिलिटी हो रही है, मान लीजिए वेजिटेशन की अवेलेबिलिटी हो रही है, तो क्या अब वो धीरे धीरे करके एक अपनी लोकेशन फिक्स नहीं करेंगे। तो अब जो सेटलमेंट बनेंगे वो सेटलमेंट में भी परमानेंट सेटलमेंट की तरफ इनका दिमाग जा रहा है, मतलब दे आर गोइंग टुवर्ड्स द सेटलमेंट, जहां पे अब वो 2-2 3-3 मंथ 6-6 मंथ 1-1 साल रहने के लिए रेडी हो रहे हैं। अब जब एक एक चीज बनती है, जब आप एक जगह रहने लगते हो, तो आप जब कहीं पे रहने लगते हो तो उस जगह को आप अपना कंफर्टेबल जोन बना लेते हो। और जब कंफर्टेबल चीजें हो जाती हैं, आपको पहले हंटिंग गैदरिंग के लिए जाना पड़ रहा था, आपको यहाँ पर ढूंढना पड़ रहा था, आपका दिन पूरा इन्वेस्ट हो रहा था, आपके पास समय नहीं मिल रहा था। अब पर जब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे रिसोर्सेज खाने की अवेलेबिलिटी हो रही है, एक सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके यहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ भी होने लगती है। तो हमने एक चीज समझी, कैसे इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पहला पॉइंट तो ये कि हमारे सेटलमेंट को चेंज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी हो रही है, फ्रेश वाटर मिल रहा है। दूसरा, वेजिटेशन के आ जाने के कारण हमारे पास में जो पहले केवल हंटिंग गैदरिंग बेस्ड था सिस्टम, कि हमें खाने के लिए केवल हंटिंग गैदरिंग बेस्ड रहना पड़ता था, वहां पे हम अब थोड़ा सा वेजिटेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमें पता चलता है, जब इन दोनों चीजों के कारण हमारा जीवन कंफर्टेबल जोन में आ रहा है, हमें एक थोड़ा सा हम एक सेडेंटरीनेस की तरफ जा रहे हैं, तो यहां से हमें पॉपुलेशन ग्रोथ के भी एविडेंसेस मिलने लगते हैं। अब देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ भी होने लगता है। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे आपको रिड्यूस करना चाहता हूं, कि जब ये दोनों चीजें चल रही हैं, आप सेटलमेंट में भी हैं, आपको खाना भी मिल रहा है, आपके पास में टाइम बच रहा है, तो अब आपके पास में इतना समय बच रहा है कि अब आप अपने आप को आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ भी इंट्रोड्यूस कर पाओगे, मतलब अब आपको लगेगा कि आई शुड डू समथिंग इनोवेटिव। तो यहां से धीरे धीरे करके पेंटिंग्स की भी बात शुरू हो जाती है। अब आपको समझ में आ रहा है कितना बड़ा रोल प्ले किया एनवायरनमेंट ने यहाँ तक आने के लिए, मतलब कैसे एनवायरनमेंट से पहले अपन को वो परमानेंट सेटलमेंट गए, सर परमानेंट सेटलमेंट के बाद में हमें खाने पीने के ऑप्शंस मिलने लगे, तो खाने पीने के ऑप्शंस के कारण हमें हंटिंग गैदरिंग को थोड़ा सा ये सोच लिया कि चलो अगर आज नहीं करेंगे तो आज हम फल खा के रह लेंगे, कोई बात नहीं, ऑप्शन हमारे पास में, तो हमारे पास लाइवलीहुड के भी ऑप्शंस आ गए। और धीरे धीरे करते करते पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती है, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती है, तो हम अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को भी, अपने इंटरेस्ट को देख पाते हैं। तो हम कह सकते हैं
कि इन्वायरमेंट के चेंज होने के कारण प्लस हमारे कॉग्निटिव लेवल में भी डेवलपमेंट होने के कारण हमें मेसोलिथिक एज में कई मेजर डेवलपमेंट दिखते हैं, जहां पे हमारा आर्ट एंड कल्ट का भी डेवलपमेंट बहुत मेजरली दिखने लगता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ पे लोग रिचुअल्स भी करने लगते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में, आगे देखेंगे। चलिए अब देखिए, सबसे पहली बात, हमने इन्वायरमेंट के बारे में जान लिया, कैसे इन्वायरमेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे जीवन जीने के तरीके को चेंज करने के लिए। अब हम थोड़ा सा अपने मेसोलिथिक में जूम इन करने की कोशिश करते हैं। जूम इन मतलब क्या, कि हमने अपनी मेसोलिथिक पीरियड को जूम इन किया। हमने पहले एक पॉइंट पढ़ लिया कि इन्वायरमेंट। अब दूसरा हम पढ़ेंगे, अब आपको मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट बनाने की कोशिश करता हूं, और मैंने आपसे कहा कि भाई आप आर्कियोलॉजिस्ट हो, आपको एक मैंने साइट पे भेजा जो एक मेसोलिथिक साइट है, जहां पे बस अभी तक आपको ये पता चला है कि यहाँ पे एक मेसोलिथिक साइट की लेयर पता चल रही है जो एक बीच में है अपनी अपर पैलियोलिथिक, मतलब पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच में एक नई लेयर पता चली, इसको अपने नाम दिया मेसोलिथिक। अब आप वहां पे खोज करने की शुरुआत करते हो। आपने जब खोज करी तो आपको दो चीजें मिलती हैं, कि यहाँ पे एक इन्वायरमेंट में चेंजेस पता चल रहे हैं बाय एनालिसिस ऑफ सॉइल। इतना पॉइंट हमें पता चल गया कि सॉइल के कारण कई एनालिसिस है। अब दूसरा पॉइंट हमें पता करना है कि चलिए आपने इन्वायरमेंट का रोल प्ले कर लिया कि चलो इन्वायरमेंट का हो गया पॉइंट, अब और क्या क्या चीज है हमें नहीं मिलती हैं जिसके कारण हमने इस मेसोलिथिक को एक नया फेज या फिर मिडिल ऑफ द एज में डाला है। तो हमें यहाँ पे दो प्रकार के टूल्स मिलते हैं। देखिए, अपर पैलियोलिथिक के बाद में टूल्स का कल्चर चल ही रहा है, पैलियोलिथिक के बाद टूल्स का कल्चर चल ही रहा है। अब यहाँ पे हमें दो प्रकार के टूल्स मिलते हैं, एक मिलते हैं स्टोन टूल और दूसरे मिलते हैं बोन टूल्स और एंटलर। एंटलर मतलब क्या होते हैं, जो जानवरों के सींग होते हैं, हम लोग की जनरल लैंग्वेज में सींग कह जाते हैं, जिनका जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनको अपने एंटलर कहते हैं। तो अब देखिए, अपने पास में एक पॉइंट मैंने आपको समझाया है, बार बार मैं आपको एक पॉइंट कह रहा हूं, कॉग्निटिव लेवल पे हमें ध्यान देना है, कैसे दिमाग की बुद्धि के कारण चीजें चेंज हो रही हैं, विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, जिस कारण से लोगों की सोचने की शक्ति बढ़ रही है। और जब सोचने की शक्ति बढ़ती है तो इंसान का जीवन एक इनोवेटिवनेस की तरफ चला जाता है। तो देखिए, स्टोन टूल तो पहले भी थे, फिर अंतर क्या हुआ स्टोन टूल में? तो अब स्टोन टूल में हमें अंतर क्या समझ में आता है, कि यहाँ पे जब मेसोलिथिक फेज में हमें दो टाइप के स्टोन टूल मिलते हैं, एक मिलते हैं माइक्रोलिथिक टूल और एक मिलते हैं मैक्रोलिथिक टूल। माइक्रोलिथ टूल के ही मेन अपन लेके चलेंगे, मैक्रोलिथ के बारे में इतना ज्यादा रेफरेंसेस अपन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी उपेंद्र मैम की बुक में मैक्रोलिथ के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है, बस मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगा। दूसरा ये कि हमें बोन का यूज समझ में आता है, और बोन से कैसी चीजें चेंज होती हैं वो पता चलता है। अब देखिए, बोन बोन कहाँ से आएगी, या तो वो हंटिंग गैदरिंग करेंगे, हंटिंग गैदरिंग किसी व्यक्ति किसी जानवर को मारा, उसकी बोन लेके आ रहे हैं, या फिर डोमेस्टिकेशन का भी एविडेंसेस पता चलता है। तो हम अब धीरे धीरे अपने माइंड को टिल्ट करेंगे कि हाउ दे आर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर बेटरमेंट। आज भी हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ही अपन के साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो आज हम अपने कॉग्निटिव लेवल को अप्रिशिएट करते हैं कि देखिए दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है, कि आज हम पानी से बिजली बना रहे हैं। सिमिलरली इनके टाइम पे कैसे उन्होंने नेचर का यूज किया अपने लाइवलीहुड को बेटर बनाने के लिए, कैसे एक इनोवेटिवनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसे फोकस कर रहे हैं। अब देखिए, माइक्रोलिथ पे अपन जब फोकस करते हैं, माइक्रोलिथ टूल्स के बारे में फोकस करेंगे, तो हमें दो प्रकार की चीजें पता चलती हैं, कि एक तो हमें मिलते हैं नॉन ज्योमेट्रिकल टूल्स, जो हमें पहले से कंटिन्यूएशन में देखते हैं। जब हमने पैलियोलिथिक एज पढ़ी थी तो हमें एक पॉइंट पता चला था कि पैलियोलिथिक एज में कोई भी टूल को ज्योमेट्री के हिसाब से डिफाइन नहीं किया गया था, ज्योमेट्री नहीं थी, बट अब यहाँ पे ज्योमेट्री दिखने लगती है। और ये एक एडवांसमेंट है हमारे टूल्स मेकिंग में। कैसे टूल्स मेकिंग में? जो पहले वो केवल स्क्रैच कर करके छोड़ रहे थे चीजें, केवल जो फ्लेक्स को घिस दिया और लेट कर दिया, अब वहां पे वो उसमें डिजाइन पे फोकस करने लगे हैं। तो आप क्या समझ पा रहे हैं कैसे दिमाग की बुद्धि आगे बढ़ रही है? तो अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और मैं इन एक एक पॉइंट को धीरे धीरे करके डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। इस चार्ट को अपन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। डन। पहला देखते हैं माइक्रोलिथ के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोलिथ के बारे में, माइक्रोलिथ क्या होते हैं और कैसे चेंजेस आते हैं। देखिए, माइक्रोलिथ सबसे ज्यादा डोमिनेटली हमें मिलते हैं मेसोलिथिक फेज के बारे में। अब अगर कहीं पे मेसोलिथिक पीरियड के बारे में बात आती है और कौन से टूल यूज होते हैं, तो हमें केवल माइक्रोलिथ पे ही फोकस करना है। और कहीं पे मैक्रोलिथ आ जाता है तो आप मैक्रोलिथ की तरफ जा सकते हैं। ये मत सोचिए कि मैक्रोलिथ क्या चीज है, कहां से आ गई है। तो एक जस्ट सिक फॉर नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे माइक्रोलिथ डोमिनेटली थी, डोमिनेटिंग थे, मतलब क्या कि सबसे ज्यादा हमें माइक्रोलिथ ही मिले हैं। अब माइक्रोलिथिक को अपन पैलियोलिथिक टूल्स से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब जैसे अपन ने जब बात करी थी कि स्टेटा है ये, यहाँ पे अपनी पैलियोलिथिक है और ये हमारी माइक्रोलिथ चल रही है एज, ठीक है, माइक्रोलिथिक टूल्स वाली एज चल रही है।
तो हिस्टोरियंस ने क्या ऐसा देखा कि यहाँ पे जो माइक्रोलिथिक टूल्स हैं और पैलियोलिथिक टूल्स में डिफरेंस कैसा है। तो देखिए, पैलियोलिथिक टूल्स और इसमें डिफरेंस साइज के कारण आता है। यहाँ पे जो लेंथ है वो छोटी होती जा रही है। छोटी इन द सेंस ऑफ व्हाट, यहाँ पे जो अब साइज है 1 to 5 सेंटीमीटर के बीच में ही रहेंगे, ये +-3 हो सकता है सेंटीमीटर। और जो आर्कोलॉजिस्ट ने एस्टिमेट साइज बताई है वो लगभग 3 सेंटीमीटर की बताई है, कि मान लीजिए अगर कोई टूल है वो 3 सेंटीमीटर का है तो माइक्रोलिथिक फेज के बारे में बताया जा रहा है। देन अब इसमें हमें दो एग्जाम्पल मिलते हैं, दो टाइप मिलते हैं, कि यहाँ पे नॉन ज्योमेट्रिकली मिल रहे थे और ज्योमेट्रिकली मिल रहे थे। ज्योमेट्रिकली मतलब क्या, कि जैसे अब धीरे धीरे हम देखिए ये शेप्स के बारे में, ट्राइंगल शेप्स हैं और ये लूनेट्स टाइप मिलेंगे। इन शेप्स के बारे में आपको बताऊंगा आगे। एक चीज समझ के चलिए, यहाँ पे पुराने टूल्स कंटिन्यू में ही थे, कंटिन्यू में थे, कंटिन्यूएशन में तो थे, बट वो केवल हैवी ड्यूटी के लिए यूज हो रहे थे। हैवी ड्यूटी मतलब क्या, कोई हैवी वर्क करना है तो बड़े टूल्स यूज कर रहे थे, और छोटे काम करना है तो माइक्रोलिथिक की तरफ जा रहे थे। माइक्रोलिथिक में ये जो नॉन ज्योमेट्रिक वाले हैं, ये अपन ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि अपर पैलियोलिथिक टूल्स का एक कंटिन्यूएशन था, बट है ना मिनिएचर फॉर्म, मतलब उनमें उनने छोटा यूज करना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे करके उसमें कला, अपनी आर्टिंग क्राफ्ट दिखाई, आर्ट दिखाया, थोड़ा आर्टिस्टिक वे में लाने की कोशिश में उन्होंने उस चीज को ज्योमेट्रिक फॉर्म में डाल दिया, ज्योमेट्री में डाल दिया। अब अपन कह सकते हैं ना कि थोड़ा सा जो पहले ये एक थोड़ा सा नॉन अरेंजमेंट की तरफ से अब थोड़ा सा ये स्पेशलिटी की तरफ जा रहे हैं चीजों को लेकर। स्पेशलिटी मतलब क्या, कि जो पहले आड़े टेढ़े शेप की चीजें बन रही थी, अब उसको उन्होंने थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप में करने की कोशिश कर दी है। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेके। ये जो टूल्स हैं ये दो प्रकार में है, ये ज्योमेट्रिकली है। देखिए हमें ये यूनिट शेप मिल रहा है, ट्राइंगुलर टूल्स मिल रहे हैं। देखिए कोशिश कैसी है उनकी, बिल्कुल शार्पनेस के साथ में है। रेक्टेंगल टूल है, देखिए इसके कोने आप देखिए रेक्टेंगल के हिसाब से बनाने की कोशिश करी गई है। फिर इसके बाद में हमें नॉन ज्योमेट्रिक टूल भी मिलते हैं, जो हमें अपर पैलियोलिथिक के मिलते हैं। अपर पैलियोलिथिक टाइप्स ही कह सकते हो, बट साइज कम है। सबसे बड़ी चीज क्या है, जब आप पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक की तरफ जा रहे हो तो आपको याद रखना है साइज कम हुई है। अब देखिए एक चीज, पहले के टाइम पे लोगों को लगता था कि यार यही सही है। पहले वो अपन ने याद करिए, आप कोर पे फोकस किया था, कोर के बाद फ्लेक्स पे आए थे, फ्लेक्स से धीरे धीरे अब अपन कहाँ चले गए हैं, अपन फ्लेक्स को भी या फिर जो टूल्स हैं उनको अपन साइज डिक्रीज करते आ रहे हैं। साइज डिक्रीज करने से फायदा क्या है, अब आप खुद सोचिए। मान लीजिए एक आपको बड़ा पत्थर मिलता है, एक छोटा पत्थर मिलता है, दोनों में सेम शार्पनेस आपने क्रिएट कर ली। शार्पनेस मतलब क्या, दोनों एक ही काम कर सकते हैं, तो आप कौन से यूज करना चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास में मैंने आपको दो सीजर्स दी और आपसे कहा आप ट्रेवल कर रहे हो, आपको मान लीजिए शौक है कोई चीज का, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने का या फिर कुछ काम करने का, तो आप कौन सी सीजर को अपने बैग में रखना चाहोगे, बड़ी सीजर को या स्मॉल सीजर को। तो आप ये देखोगे कि क्या काम जो है वो मेरा छोटी सीजर से चल सकता है क्या। अगर वो छोटी सीजर से काम चल जाएगा तो आप सबसे पहले छोटी सीजर को प्रेफर करोगे, क्योंकि वो लाइट वेट है, आपकी बैग बन जाएगी। बट कहीं कहीं पे आपको लग रहा है कि यार ये चीज छोटी कैंची से नहीं कट सकती है, रस्सी बड़ी है, या फिर इस चीज को हार्ड पेपर है, मुझे बड़ी सीजर ही चाहिए पड़ेगी, तो वहां पे बड़ी सीजर का यूज करोगे। तो आप क्या कह पा रहे हो कि यू आर यूजिंग बोथ थिंग्स, मतलब आप पैलियोलिथिक टूल्स को तो कंटिन्यू कर ही रहे हो जो हैवी वर्क के लिए यूज हो रहा है, बट आपने छोटे टूल्स का बनाना शुरू कर दिया है, जिससे ये पता चलता है कि आपने अपना लेवल ऑफ थिंकिंग बढ़ा ली है। अब आपको पता चल गया कि वेयर टू यूज विच थिंग, कहां पे हमें कौन सी चीज का उपयोग करना है, यहां पता चलने लगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए माइक्रोलिथ हमने पढ़ लिए, इसके बाद में एक आता है मैक्रोलिथ। मैक्रोलिथ कौन से टूल है, थोड़े से बड़े हैं माइक्रोलिथ से, पर ये जो अपर पैलियोलिथिक टूल्स है उनका एक छोटा सा कंटिन्यूएशन ऑफ टाइप्स कह सकते हो आपके चल रहे थे, और इनको हैवी ड्यूटी के लिए यूज किया जा रहा था। डन, एक पॉइंट ही समझ में आ जाता है। अब इसके बाद में हमें नया कल्चर पता चलता है, नई चीजों के बारे में पता चलता है कि नाउ दे आर यू स्टार्ट टू यूजिंग बोन एज अ टूल। अब बोन एज अ टूल के बारे में सोचिए। मान लीजिए अब आपको मैं वहीं पे ला के रख दूं कि अब आप एक पल को सोच के चलिए कि मैं मेसोलिथिक फेज में हूं। डन, अब आप मेसोलिथिक फेज में आपने हंटिंग गैदरिंग करने गए, आपका बीच शिकार करने गए, आपने शिकार किया, एक जानवर को मार दिया, मान लीजिए किसी भी जानवर को मारा, उसका फिर आपको सींग मिलता है, एंटलर मिलता है। अब आप उसको कैसे यूज करोगे, तो क्या आप उसको एज इट इज यूज कर लोगे। पहले तो एक पॉइंट आता है कि मैंने दिमाग नहीं चलाया, चलो जैसा है वैसे ही का वैसे यूज कर रहे हैं, पर धीरे धीरे करके आपने उस चीज में सोचा क्या मैं इसको और अच्छा बना सकता हूँ, क्या मैं इसको और अट्रैक्टिव बना सकता हूँ, क्या मैं इसको और शार्प कर सकता हूँ।
आपने अपने दिमाग का यूज करके धीरे धीरे करके उस टूल पे वर्क करना शुरू किया। टूल पे कैसे वर्क करना शुरू किया, मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चले। अब आपके पास में केवल भैया नेचर ही है, मशीन तो है नहीं कि आप लाइट से बढ़िया ग्रिल करने वाली मशीन से आपने छेद किया फिर उसमें बढ़िया डिजाइन निकाल दिया, ऐसा तो सिस्टम था नहीं। तो आपने रॉक से कभी घिस के देखा कि यार यहाँ से घिसेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा स्क्रैचेस आ रहे हैं, पर ये शार्प हो रहा है और शार्प हो रहा है, अरे हम इसको तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसकी ऐसी डिजाइन निकाल सकते हैं, वैसी डिजाइन निकाल सकते हैं। तो आपने उस बोन की भी डिजाइन निकालना शुरू कर दिया, और वो धीरे धीरे डिजाइन निकालने के बाद में आप उसको ऐसा यूज करने लगे टूल में। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो देखिए, बोन का टूल हमने शुरू किया। हमने बाब हार्पून, मतलब ये देखिए, ये एक फिश पकड़ने के लिए एक बनाया गया है, जो आपने कई मूवी में देखा होगा ना, वो ऐसे फिश पकड़ लेते हैं डायरेक्ट जाके तालाब में, ये उसके लिए यूज करने लगे। अब जब आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा है फिश, अब पहले वर्ड समझ के देखिए फिश कैसे आई। हमारे पास में इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए, इन्वायरमेंटल चेंजेस से रिवर, रिवर में रिवर और लेक बनने लगे, पाउंड बनने लगे, इनमें क्या डेवलपमेंट हुआ, फिश का। तो जब फिश धीरे धीरे अपन को इजीली अवेलेबल होने लगी, इजीली अवेलेबल मतलब क्या, रिसोर्सेज वाइज बढ़ गई, ऐसा नहीं कहेंगे कि यहाँ से एवोल्यूशन हुआ, बढ़ गई चीजें। तो हमने अपने टूल्स में भी चीजें रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग चेंज करने लगे। मतलब अब हम अपने टूल्स को जो पहले केवल एक हंटिंग गैदरिंग वाइल्ड एनिमल को भगाने के लिए या फिर उनके स्किन के लिए यूज कर रहे थे, वहां से हट के अपन फिश पकड़ने की कोशिश में भी चले गए। तो फिश पकड़ने की कोशिश करी तो पता चल गया कि पानी में कैसा टूल डालना चाहिए, किस प्रकार से टूल डालना चाहिए और कैसे उसका शेप होना चाहिए, वो हमें समझ में आने लगा। धीरे धीरे ट्राई करते करते एक्सपीरियंस के साथ में लोगों ने उस चीज को डेवलप किया, और यहाँ से हमारे पास में जो टूल्स बनने लगे, वहां पे हम फिश हुक्स की तरफ भी चले गए। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जब आप कोई भी टूल्स पढ़ो तो एक बार इन टूल्स को आप गूगल करके देखना, और गूगल करने में आप ये मत डालना कि मैं इसको स्टोन टूल या स्टोन फेस के हिसाब से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। आप बस ये डालना, इस जो स्टोन टूल का नाम, इस जो टूल का नाम है, इसको बस आप सर्च करना गूगल पे मान लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आज के टाइम पे कहाँ पे उपयोग होता है, आज ये टूल कैसा दिखता है, कि स्टील का चल रहा है, कि एल्यूमिनियम का चल रहा है, कि कॉपर का चल रहा है, और किस जगह उपयोग होता है, किस प्रोफेशन में यूज होता है। तो आपको एक पॉइंट पता चलेगा कि भाई जब हम इस टूल का आज यूज कर रहे हैं, करंटली वी आर यूजिंग, इफ वी आर यूजिंग दिस टूल करंटली, आज हम प्रेजेंट डेज में इस टूल का यूज कर रहे हैं, तो पास्ट में इस टूल को कैसे यूज किया गया होगा, कैसे इस चीज का इनोवेशन हुआ होगा, वो चीज हम जान पाएंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई टूल के बारे में पढ़ो, जब पूरी स्टोन एज में कोई भी टूल के बारे में पढ़ो, एक बार गूगल करके देखना कि इस टूल को आज की डेट में कैसे देखा जाता है। कभी कभी आप जब देखोगे ना, तो जो आपको अपने स्क्रू ड्राइवर टाइप के जो टूल्स हैं, जो अपन आज जनरल टूल किट में रखते हैं कहीं कहीं पे स्क्रैचेस करने के लिए, या फिर जो आज के टाइम पे जो कारपेंटर्स यूज करते हैं उनके भी नाम होते हैं, तो वो नाम आपको आज देखेंगे और उससे आप अपने स्टोन टूल को भी कंपेयर कर पाओगे। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं, आप आज के टूल को सर्च करके स्टोन टूल को भी देखने की कोशिश करें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आज मैं इस टूल को कैसे यूज कर रहा हूं और पहले के लोग इस टूल को कैसे यूज कर सकते होंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? मैं आपको यहाँ पे पैटर्न लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एथनो आर्कोलॉजी को अपने डेली लाइफ से लिंक कर पाओ, कि आज मैं कैसे इस टूल का यूज करके अपना काम कर पा रहा हूँ और कैसे पहले के लोगों ने इस चीज का यूज किया होगा ना। देखिए वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए, बोन्स का दो प्रकार से यूज होता है जनरली। एक तो अपन ने इस टाइप के शार्पनेस वाले ये बनाए, पॉइंटी बनाए, पॉइंट्स बनाए, जहां से अपन पॉइंटर्स टाइप के हेलो एक तरीके से। दूसरा, एक आप आगे पॉइंट पढ़ोगे कंपोजिट टूल के बारे में आपको बताऊंगा। कंपोजिट टूल मतलब क्या, व्हेन यू आर यूजिंग टू थिंग्स टू मेक अ टूल। मतलब आपने जो हैंडल यूज किया है, वो तो हैंडल है आपका बोन का या फिर वुड का, और आपने ऊपर उसकी यूज किया माइक्रोलिथ। मैं आपको आगे फोटो दिखाऊंगा उसकी। तो जब आप कंपोजिट टूल यूज करोगे तो वहां पे बोन्स हैं, जो बोन्स को एज अ हैंडल यूज किया गया है। तो जैसे आप देखिए, ये चीज है, तो यहाँ पे जो कहीं पे बोन दिख रही है मान लीजिए, तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बोन होती ना, तो इस बोन को उनने यूज किया और यहाँ पे हमारा माइक्रोलिथ है। तो वी आर यूजिंग टू रिसोर्सेज टू मेक अ सिंगल टूल डन। तो इनको जैसे जो माइक्रोलिथ टूल्स होते हैं, और उसमें कंपोजिट टूल भी हम मिलते हैं। कंपोजिट मतलब क्या, जहाँ पे हमने दो चीजों का उपयोग किया, जैसे एरो हेड हो गया, नाइज हो गए, ड्रैगर हो गए, स्ट्रिकल हो गई। देखिए ये मैं आपको जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये खुरचने के लिए है, एक्चुअली ये म्यूजियम की फोटो है। जैसे कुछ चीज एक आपने कहीं कारपेंटर के पास गए होंगे या फिर आपने कहीं वीडियो देखी होगी, तो आपको एक स्क्रैपर की वीडियो देखेगी, कैसे वो एक वुड को स्क्रैच करता है ऐसे। तो वो चीज जो ऐसे यूज करता है ना, ऐसे घिसने के लिए, वो चीज हमें यहाँ से एग्जाम्पल मिलता है। देखिए ये, फिर इसके बाद में यहाँ पे हम दो 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 चीजें पॉइंट में आती है, कि एक तो ऊपर यहाँ पे स्टोन है,
और नीचे यहाँ पे वुड पीस दिख रहा है। तो दे आर यूजिंग कंपोजिट थिंग मीन्स व्हाट कि यहाँ पे दो चीजें यूज कर रहे हैं। क्या ये आपको हार्पून समझ में आ रही है? हार्पून मतलब क्या हो सकता है? ये फिश को पकड़ने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे टूल्स हो गए। अब क्या ये आपको लग रहा है कि अपर पैलोथिक के टूल्स हैं छोटे हैं क्योंकि माइक्रोलिथ है? अब आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि कैसे 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के अंदर आर्कोलॉजिस्ट ने इस चीज को रखा है। देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पे ये लोग ये देखिए ये भी वही चीज है। और ये एक पॉइंटर टाइप है जो अपन ने बोन के बारे में पढ़ा था कि केवल सिंगल भी उसको यूज कर रहे हैं, वुड का भी यूज कर रहे हैं कहीं कहीं चीजों को लेके। तो ये कंपोजिट टूल समझ में आता है और ये बोन टूल हमें समझ में आते हैं। तो इसके बाद में हमें पॉइंट समझ में आता है अभी तक का जो हमने पॉइंट पढ़ लिया कि स्टोन टूल में हमने दो प्रकार के टूल पढ़े, माइक्रोलिथ पढ़े और मैक्रोलिथ पढ़े। माइक्रोलिथ में हमने ज्योमेट्री के बारे में देखा कि ज्योमेट्री की तरफ आ रहा है, ज्योमेट्री से हमें उनके फाइन आर्ट की तरफ समझ में आ रहा है कि दे आर गोइंग इन अ वे ऑफ एनालाइजिंग थिंग इन अ पॉइंट ऑफ आर्टिस्टिक मैनर। दूसरी साइड में पता चलता है कि नॉन ज्योमेट्रिक भी चल रहे थे, ऐसा नहीं कहेंगे कि हर टूल्स ऐसे चलने लगे, धीरे धीरे आगे बढ़े। और तीसरा हमने बोन टूल्स के बारे में पढ़ लिया। तो ये हमारे फीचर्स ऑफ स्टोन टूल्स थे कि कैसे जो अपन ने लेयर बाई लेयर में चेंजेस देखे, इस लेयर में टूल्स में क्या चेंजेस है उसके बारे में हमने जान लिया। अब आगे देखते हैं हम अपनी क्लास को कि अब इन माइक्रोलिथ्स को तो बनाना शुरू कर दिया, बट इनका यूज कैसे किया। तो देखिए पहली बात तो ये कि माइक्रोलिथ खुद एक टूल है। खुद एक टूल मतलब क्या? एक छोटा सा टूल है, मान लीजिए माइक्रोलिथ एक छोटा सा टूल है, उसको वो यूज करने लगे स्किन निकालने के लिए भी यूज करने लगे, कुछ माइनर वर्क करना है या फिर कोई ऐसा पेड़ के बीच में से काटना है उसके लिए भी यूज करने लगे। तो ये एक सिंगल खुद में भी एक टूल है, इसको आप ये नहीं कह सकते हो कि किसी के साथ ही यूज किया होगा। पर इसके साथ में कंपोजिट टूल में भी यूज किया गया, मतलब दो रिसोर्सेज का यूज करके उन्होंने एक नया टूल डिजाइन करने की कोशिश करी। अब देखिए कई जगह हमें पॉइजन मिला है। पॉइजन कहाँ मिला है? माइक्रोलिथ की टिप पे। अब देखिए क्या है माइक्रोलिथ की टिप में, जैसे मान लीजिए अपन ने हार्पून का एग्जांपल लिया था, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इस हार्पून की पॉइंट पे अगर अपन लगा दें पॉइजन, ठीक है, और पॉइजन कैसे पता चला हमें? जब हमारे पास में वेजिटेशन आई। वेजिटेशन धीरे धीरे पता चलती है तो लोग क्या करते हैं? खाने की कोशिश करते हैं, खाने पता चला यार ये तो नुकसान करता है, तो जहर है, हमारे नुकसानदायक है। तो धीरे धीरे करके लोगों को वेजिटेशन की भी नॉलेज आ रही थी। वेजिटेशन की नॉलेज मतलब क्या? कि उन्हें उन्हें यह पता चल रहा है कि कैसे इन्वायरमेंट में किस चीज का हमें वेजिटेशन में यूज करना है और क्या हमें यूज नहीं करना है। सो दे आर गेटिंग गुड एनालिसिस ऑफ टाइप ऑफ थिंग्स विच वी शुड यूज एंड विच वी शुड स्किप। तो हमें धीरे धीरे करके पॉइजन का पता चलने लगा और पॉइजन हमें माइक्रोलिथ की टिप्स में एविडेंसेस मिलते हैं। तो अब ये कह सकते हो कि जैसे आपने कभी किसी राजा की कहानी सुनी होगी कि वो जो धनुष मार रहता है उसमें पॉइजन लगा के मार देते थे, जिससे क्या होता था कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो तुरंत ऑन स्पॉट खत्म हो जाता था। तो ये जो पॉइजन का यूज हमें यहाँ से पता चलता है। दूसरा क्या कि हमें इसमें एम्बेडेड फॉर्म भी मिलता है, मतलब क्या कि वहां पे धीरे धीरे करके वो चीजों को ये पता चलता है कि कैसे हार्वेस्टिंग भी कह सकते हो एक तरीके से, प्लांट्स का दिखने की एविडेंस मिलते हैं, बट ये बहुत लेटर फेज की बात चलती है। एक्चुअली हार्वेस्टिंग आप जब देखेंगे ना न्यूलिथिक में पता चलेगा। तो मतलब एक पॉइंट ये है कि हो सकता है माइक्रोलिथिक का टूल्स अपन प्लांट्स वगैरह के लिए भी यूज कर रहे होंगे कहीं ना कहीं कुछ चीज को समझने के लिए। ठीक है आगे देखते हैं। अब इसे मटेरियल क्या क्या यूज होता है। मटेरियल क्यों? हम हर चीज को जब कभी भी हम टूल्स पढ़ें, कभी भी आप हिस्ट्री में टूल्स पढ़ो स्टोन एज में, हम दो तीन पॉइंट पढ़ते हैं। शेप, साइज, साइज में क्या चेंज आता है, शेप्स में क्या चेंज आता है, यूजेस पढ़ने की कोशिश करते हैं और यूजेस के बाद हम टूल्स को देखने की कोशिश करते हैं कि मटेरियल क्या यूज हुआ। मटेरियल से हमें ये दो तीन चीजें पता चलती हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल क्या था वहां पे जहां पे रह रहे थे, क्या वहीं से मटेरियल उठा रहे थे, और अगर वहां से मटेरियल नहीं आ रहा था क्या ये ट्रांसपोर्ट कर रहे थे कहीं से मटेरियल। तो अगर ट्रांसपोर्ट था तो क्या ये लोग यहाँ वहां से घूम रहे थे, इनका कितना एक्सपेंड था फॉर एरिया वन एरिया टू अदर एरिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या मटेरियल यूज होता है, हम इसके बारे में जनरल समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका पता चलता है। सिलिका देखिए ये जो टाइप ऑफ रॉक है ये एक शाइनी रॉक सरफेस होता है, शाइन करता है, चमक वाला रहता है, जिसमें कॉजाइट, चर्ट, सेल्सिडोमनी और जेस्पर अगेट कई टाइप हैं जो इसके अंदर आते हैं। जब आप थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ेंगे, रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस होगा। तो देखिए ये सब वही टाइप हैं जिसमें सब शाइनी सरफेस, हम नेट पे सर्च कर सकते हैं तो आपको और टूल्स के फॉर्म में दिख जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट बुक से निकाला है। तो ये उन्होंने मटेरियल यूज किया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ एक पॉइंट समझने की कोशिश करिए कि अब जो अपन पॉइंट्स पढ़ रहे हैं तो ये जो पॉइंट्स हैं अपन के एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से हैं। तो कहीं कहीं पे हमें ये भी ध्यान देना है कि अगर ऑब्जेक्टिव में हमें कोई मटेरियल के बारे में पता चलता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को एलिमिनेट कर पाए कि भाई ये मटेरियल इस टाइम पे यूज नहीं होता था। यहाँ पे पॉइजन हमें कहाँ मिला है, मेसोलिथिक मिला है, क्या अपर पैलियोलिथिक मिला है कि न्यूलिथिक मिला है। धीरे धीरे करके हमें चीजों को पता होना चाहिए। अगर कभी किसी ने आपसे ऐसे पूछ लिया कि भाई कंपोजिट टूल
कब से बनना शुरू हुआ? आपको पता होना चाहिए कि भाई माइक्रोलिथिक टूल्स के बाद में हमें कंपोजिट टूल पता चलता है, वो कहाँ पे मेसोलिथिक पीरियड में पता चलता है। तो जनरल अवेयरनेस के हिसाब से भी हमें इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे चीजें डेवलप हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए हमने टूल्स के बारे में पढ़ लिया, मेसोलिथिक में हमने एनवायरनमेंट को कवर कर लिया, हमने टूल्स को कवर कर लिया, टूल्स हमने उनके अंदर के फीचर्स पकड़ लिए। अब हम देखते हैं मेसोलिथिक में जनरल फीचर्स क्या हैं और उनके बारे में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप बुक पढ़ेंगे, मैं एक आपको चीज समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि आपको कई लोगों को दिक्कत होती है, स्टूडेंट जितनी बोरिंग लगती है बुक में कि सब चीजें ऊपर से आने लगती है, मैशअप होता है। तो देखिए जब भी आप बुक पढ़ें तो आपको एक चीज पता होगी कि एक बुक में एक ऐसे पैराग्राफ दिए रहते हैं, मान लीजिए आर एस शर्मा के भी एग्जाम्पल लें, तो इस पैराग्राफ में एक साइट को डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब इस साइट की पूरी विशेषताएं, पूरी स्पेशलिटी जितनी चीजें हैं सब एक ही पैराग्राफ में डिस्कस कर दी गई। फिर यहाँ पे दूसरी साइट आ गई, फिर यहाँ पे तीसरी साइट आ गई, तो ऐसे कर करके पूरी साइट्स का मैशअप हो जाता है, इसलिए हमें लगने लगती है बुक बोरिंग। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार तो आप साइट्स के बारे में पढ़ लो और फिर बाद में मैंने इन सब साइट्स का कंटेंट को एक अलग अलग हेडिंग के साथ में देखने की कोशिश करी है और उनको अलग अलग हेडिंग के साथ सेग्रीगेट कर दिया कि मतलब इन पूरी साइट्स का एनालिसिस करके हमने साइट्स की इकोनॉमी निकाल ली, हमने उनका सेटलमेंट निकाल लिया, हमने उनके प्लांट की कल्टीवेशन के टाइप को समझ लिया। अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि स्पेसिफिक एक साइट की बात ना हो कि मल्टीपल साइट्स की बात हो रही है। जब अपन इकोनॉमी की बात करेंगे ना तो हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि जनरल इकोनॉमी में क्या चल रहा था उनके यहाँ पे। अब आप ये मत सोचिए कि हमने एक ही लोकेशन की बात करी है, हो सकता है इसमें 2-3 लोकेशन की बात हो रही हो जिसमें एक कॉमननेस दिखी तो अपन ने उसको एक ही पॉइंट में डाल दिया। डन। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है मेसोलिथिक इकोनॉमी के बारे में। मेसोलिथिक इकोनॉमी मतलब कैसे कि उनका जीवन कैसे चल रहा था, जीवनचर्या कैसी थी। देखिए हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, ठीक है, जो पहले भी चल रहा था, हंटिंग गैदरिंग कंटिन्यू है। धीरे धीरे करके फिशिंग भी स्टार्ट हो जाती है, हमने जो एनवायरमेंट का फैक्टर पढ़ा था कि फिशिंग का इंट्रोडक्शन हो जाता है चीजों को लेके। फिर हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिलता है, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। क्या? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, बट कब? लेटर फेज में। ये कैसे पता चला? एनिमल्स की बोन्स मिलती हैं हमें कि भाई इन लोगों ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया होगा। ये हमें दो जगह से मिलती हैं, आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में और बागौर राजस्थान। देखिए बागौर दो है, एक एमपी में एक राजस्थान में, तो आपको थोड़ा सा क्लियर रहना चाहिए कि बागौर और बाघौर कब कहाँ की बात हो रही है, तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्कस होंगे पूरी स्टूडेंट्स के फेज में, आगे भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें सबसे पहले एविडेंसेस मिलते हैं किसके? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के। तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट हमें समझ में आया इकोनॉमी के हिसाब से, फिशिंग, हंटिंग, गैदरिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ये 3 पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से। डन। आगे बढ़ते हैं, सेटलमेंट के बारे में देखेंगे। अब देखिए धीरे धीरे हमने की समझी कि इनके पास में वाटर अवेलेबिलिटी होने लगी। ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी हो रही है, वेजिटेशन की अवेलेबिलिटी हो रही है, तो क्या अब धीरे धीरे लोग एक जगह पे स्टेबल होने की कोशिश नहीं करेंगे? अरे भाई चलो मैं यहीं पे रह लेता हूँ, तुम लोग आगे बढ़ जाओ, मैं यहाँ पे एक आध साल रुक के फिर आगे देखूंगा, अभी तो रिसोर्सेज पर्याप्त दिख रहे हैं, ये सोच के वो लोग धीरे धीरे करके रुकने लगे। तो अब जब धीरे धीरे करके रुकने लगते हैं तो यहाँ पे परमानेंट और सेमी परमानेंट सेटलमेंट बनने लगते हैं। परमानेंट सेमी परमानेंट सेटल मतलब क्या होता कि हो सकता है यहाँ पे परमानेंट ही रहने लगे, ठीक है, या फिर वो एक पर्टिकुलर फेज के बाद वहां से मूव ऑन हो जाए कि चलो ठीक है रह लिया, आप यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ के मैंने गुड रिसोर्स यूज कर लिया, यहाँ पे कुछ खाने पीने लायक दिख नहीं रहा है, मैं चलो आगे बढ़ के देखता हूँ। फिर वहां से 50-60 किलोमीटर दूर आगे कहीं चले जाते हैं। तो हमें दो प्रकार के सेटलमेंट देखने लगते हैं। अब इन सेटलमेंट में हमें ये पता चलता है कि जब ये लोग हंटिंग गैदरिंग, पहले कठिन प्रोसेस होती थी, आप खुद सोचिए, कभी हंटिंग गैदरिंग में खाना मिल पा रहा है, कभी जानवर नहीं मिल पा रहा, टफ थी। अब उस टफनेस को वेजिटेशंस ने कंट्रोल कर दिया। कंट्रोल मतलब क्या? अब आपको फल फूल पत्ते मिलने लगे खाने के हिसाब से, तो अब आपका पेट भरने लगा दूसरे सोर्स से। तो एक तरह से आप अब हंटिंग गैदरिंग को इंपॉर्टेंस तो दे रहे हो, बट यू ऑल्सो हैव अनदर ऑप्शन टू मेंटेन योर लाइवलीहुड, कि आपके पास अब दूसरा ऑप्शन भी है कि मैं खाना हंटिंग गैदरिंग के अलावा एक पेड़ पत्ते से भी ला सकता हूं, मेरा पेट वहां से भर जाएगा। तो क्या आप एक कंफर्ट जोन की तरफ नहीं जा रहे हो? पहले मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चले कि मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है कि मैं पैदल भी जा सकता हूं, मैं बाइक से भी जा सकता हूं, चलो एक काम करता हूं बाइक से चला जाऊंगा, 15 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। अब 15 मिनट जो आपने सेव करे, उस 15 मिनट पहले पहुंच के आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल आप वहां पे बैठ के मोबाइल चलाने लगोगे। आजकल तो यही करते हैं लोग, सब लोग, कहीं ना कहीं आप गए, आप बाइक से पहुंच गए, आप मोबाइल चलाने लगे। बट जब आप पहले 15 मिनट पहले वॉक करके जाते थे तो आप मोबाइल नहीं चला पाते थे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास मिला ना। इस एक्स्ट्रा टाइम में क्या चीजें आती हैं? आपकी लाइफ थोड़ी सी कंफर्ट जोन की तरफ चली गई, आप एक थोड़े से सेडेंटरीनेस की तरफ जा रहे हो।
अब जब सेडेंटरीनेस बढ़ती है, धीरे धीरे करके पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ भी जा रहा है व्यक्ति। मतलब क्या, दे हैव अंडरस्टूड दैट कि अब जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो फेवरेबल हो रहे हैं धीरे धीरे करके। तो हमें धीरे धीरे पता चल रहा है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ होने लगी। पॉइंट समझ में आ रहा है ना कैसे? जो पहले इंसान हंटिंग गैदरिंग में व्यस्त था जीवन जीने के लिए, अपने क्या हंटिंग गैदरिंग में उलझे रहता था, अब वो धीरे धीरे करके एक टाइम सेव करके अपने आप को ग्रोथ करने में फोकस कर रहा है, और यहां से पॉपुलेशन ग्रोथ का हमें एग्जांपल मिलता है। और देखिए एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इस जगह। अब इसके बाद में हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए, इकोनॉमी के बारे में पढ़ लिया, हमने सेटलमेंट के बारे में देख लिया कैसे सेटलमेंट हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। इसके बारे में देखेंगे कल्टीवेशन ऑफ प्लांट के बारे में। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट कैसे, कहीं कहीं पे हमें लेटर फेज में, पॉइंट याद रखिए, प्रॉपर कल्टीवेशन जो हमें शुरुआत में दिखता है वो न्यूलिथिक फेज से ही मिलता है। यहाँ पे हमें बस छोटे 1-2 साइड पे ही एविडेंसेस मिलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना, मान लीजिए इस साइड में एविडेंस नहीं है, इस साइड में एविडेंस नहीं है, केवल इसमें एविडेंस है। ये हमारी चौपारी मंडो साइट है बिरन वैली के पास में, यहाँ पे हमें एविडेंस मिलते हैं एग्रीकल्चर के, स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर के हैं। हमें राजस्थान में भी 1-2 जगह एविडेंस मिल रहे हैं। तो हम यहाँ से ये तो कह देंगे कि हाँ, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट के एविडेंस मिल रहे हैं, बट एक्चुअल जो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट है वो हमें न्यूलिथिक फेज से ही मान के चल रहे हैं, स्टार्टिंग यहीं से ग्रेजुअल होती है। बट मैंने आपसे एक पॉइंट बताया है, कोई भी चीज वर्टिकल सेपरेशन में नहीं है, तो ये जो ओवरलैपिंग पैटर्न है तो हो सकता है ये वाला चीज चल रही हो। डन, आगे देखते हैं। इसके अलावा अब देखिए चीजें चेंज हो रही धीरे धीरे करके। अब यहाँ पे पोल्ट्री का डेवलपमेंट मिल रहा है, पोल्ट्री का डेवलपमेंट मिलने की शुरुआत होती है। अब एक बात याद रखिए, ये जो पोल्ट्री है व्हील बेस्ड पोल्ट्री नहीं है, ये हैंडमेड पोल्ट्री है। हैंडमेड पोल्ट्री क्या है? और एक पॉइंट सुनिए, ये जो है पोल्ट्रीज हैं केवल हमें 2 साइट्स पे मिलती हैं, मिर्जापुर के पास मिलती है और गुजरात में यहाँ मिलती है। तो हमें इस चीज की अधिकतर जगह तो एब्सेंट है साइट, बट जब हमें मिली है तो अपने एविडेंसेस को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो हमें व्हील बेस्ड पॉटरी तो नहीं है, यहाँ पे हैंडमेड पॉटरी है जो ऐसे हाथ से अपन मिट्टी को दबा दबा के बनाते हैं। हमें यहाँ पे पता चलता है, चौपारी मंडो जो एक साइट है जो हमने आपको डिस्कस करी है, बिरन वैली के पास में है। यहाँ पे हमें देखिए चौपारी मंडो के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इस साइट के भी कई फेजेस डिवाइड करे गए हैं। जो आप जैसे उपेंद्र मैडम बुक पढ़ेंगे तो पता चलेगा फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 है। तो इसमें जो फेज 3 है ये लेटर फेज आएगा, मतलब सबसे आखिरी वाला फेज, जो मतलब नया वाला फेज है वो वाला फेज है। इसमें पता चलता है, यहाँ पे हमें कॉर्ड इम्प्रेस्ड पैटर्न पता चलता है कि यहाँ पे डिजाइन निकालना शुरू किया उन्होंने पॉटरी पर। देखिए कॉर्ड इम्प्रेस्ड कैसे, ये तो मॉडर्न मैन कर रहा है पेंटिंग। अभी एक लकड़ी ली इसने, इस पे धागे को लपेटा, जैसे मान लीजिए पेन है, इस पे मैंने धागा लपेटा, और धागे को लपेटने के बाद में मैंने पॉटरी के ऊपर ऐसे पेंटिंग की डिजाइन निकाली। तो डिजाइन निकालना समझ में आ रहा है आपको कि कैसे डिजाइन निकाल रहे हैं? और डिजाइन निकालने का अपन के अंदर एस्थेटिक सेंस के बारे में बता रहा है कि कैसे हम एक फाइन आर्ट की तरफ अपने दिमाग को लेके जा रहे हैं, कैसे एक हम चीजों को बेटर एक क्रिएटिव फॉर्म में इनोवेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमें ये समझ में आती है, यहाँ पे एविडेंसेस मिल रहे हैं चौपारी मंडू में कि यहाँ पे लोगों ने हर्ट्स में भी रहना शुरू कर दिया था। हर्ट्स मतलब क्या, कि उनके घरों के पैटर्न को थोड़ा समझ में आ रहा है कि दे स्टार्ट टू लिविंग इन द हर्ट्स टाइप ऑफ सेशन समझ में आ रहा है। हमें वाइल्ड राइस की भी एविडेंसेस मिलते हैं, यहाँ पे कई जगह वाइल्ड राइस के एविडेंस मिलते हैं। तो आपको चौपारी मंडो साइट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये अपनी मेसोलिथिक फेज से भी बिलोंग कर रही है। तो जो अपन ने ओवरलैपिंग पैटर्न पढ़ा है कि धीरे धीरे करके डेवलपमेंट जो आ रहा है वो यहीं से ओवरलैप हो रही है चीजें, जो आगे जाके न्यूलिथिक में बढ़ जाएंगी। ठीक है, ये रॉ फॉर्म में है, दे आर नॉट इन द व्हील बेस्ड पोल्ट्री नहीं है, ये केवल रॉ फॉर्म में चल रही है। डन, अब देखिए एक ही समझने की कोशिश करिए। अभी हमने 2-3 पॉइंट समझने की कोशिश करी, इन्वायरमेंट के कारण क्या क्या चीजें चेंज हुई। अब मान लीजिए यहाँ पे पानी का सोर्स है, लोग धीरे धीरे करके यहाँ पे आके रहने लगे। ठीक है, अब जब लोग रहते हैं तो रहने में हमें लास्ट में पढ़ा था कि जो पैलियोलिथिक में सोसाइटी चल रही थी, बैंड सोसाइटी चल रही थी। बैंड सोसाइटी मतलब क्या, कि लोग 50 से 100 के बीच में ग्रुप में रह रहे थे। ठीक है, अब धीरे धीरे करके इन लोगों का इंटरेक्शन होता है अदर लोगों से। मतलब कैसे, मान लीजिए फैक्ट्री साइट है, मान लीजिए ये कोई फैक्ट्री साइट है नदी के पास में। अब यहाँ पे आए, यहाँ के लोग आए, यहाँ के भी लोग आए, अरे और भाई हाय हेलो हुआ, जाना एक दूसरे के बाद वापस चले गए अपनी साइट पे। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि दे हैव इंटरेक्शन अमंग पीपल जो आसपास में रह रहे हैं। तो फैक्ट्री साइट को यहाँ पे मीटिंग पॉइंट्स भी कह सकते हो। अब ये कैसे पता चला, देखिए कैसे पता चलता है, रॉ मटेरियल के एक्सचेंजेस होने लगे। जैसे मान लीजिए कि रिवर है, ये रिवर है, यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। अब ये लोग इस रिवर के पास में फैक्ट्री साइट के पास में आए, ये भी आए, इन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो व्हाइट पत्थर मिल रहा है, यहाँ पे ब्लैक पत्थर मिल रहा है। तो धीरे धीरे करके हमें एक एविडेंस पता चलता है कि इंटरचेंजिंग ऑफ देयर रिसोर्सेस हो रहा है।
मतलब यहाँ के लोगों को ब्लैक की, यहाँ पे ब्लैक वाला एविडेंस मिल रहा है तो यहाँ व्हाइट के भी मिल रहे हैं, यहाँ व्हाइट के मिल रहे हैं तो ब्लैक ब्लैक मिल रहे हैं। तो ये पता चल रहा है कि जब रॉ मटेरियल में डिफरेंस था बट यहाँ पे सिमिलरिटी चीज दिख रही है, तो मतलब इनके बीच में एक एक्सचेंजेस पैटर्न दिख रहा है कि वो लोग आपस में मिल रहे होंगे। जैसे नॉर्थ ऑफ गंगा एंड साउथ ऑफ गंगा के पास में दिखता है कि जो रॉ मटेरियल नेचुरली मिल रहा था वो भी मूव हो रहा था। जैसे मतलब यहाँ पे अगर नेचुरली ब्लैक है तो ये ब्लैक के एविडेंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे अगर नेचुरली व्हाइट है तो व्हाइट ब्लैक के एविडेंस व्हाइट के एविडेंसेस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो जो अवेलेबल मटेरियल रॉ यहाँ पे नेचुरली है वो जब नदी के उस साइड पहुंच जाए तो हम समझ में आ रहा है कि किसी न किसी के थ्रू तो पहुंचा ही है ना। तो वो जो चेंजेस दिख रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है कि भैया इन लोगों के कनेक्शन हो रहे होंगे कहीं ना कहीं आसपास की सोसाइटीज से। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमें एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि देखिए यहाँ से इन लोगों ने सोसाइटियल लाइफ जीना शुरू किया, थोड़ा सा इनका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना आगे बढ़ गया कि धीरे धीरे फ्यूनरल प्रैक्टिस की तरफ भी आगे बढ़ने लगे। पहली बार मेसोलिथिक फेज में हमें फ्यूनरल प्रैक्टिस के बारे में पता चलता है, और ये पहला फेज है भारत में जब हमें पता चलता है कि जो फ्यूनरल प्रैक्टिस कैसे हो रही थी। हमें 3 साइट्स मिलती हैं, 3 साइट्स प्रतापगढ़ के पास की ही हैं, आसपास में एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में जहाँ पे बरियल्स मिले हैं। अब बरियल्स के ऊपर अब देखिए ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? जब हम कोई साइट के बारे में पढ़ते हैं तो साइट में स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या कि यहाँ पे साइट में स्पेशल क्या मिला, तो हमें बरियल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। बरियल से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए एक साइट है दमदमा में, यहाँ पे सिंगल बरियल मिला है जहाँ पे 35 ग्रेव्स हैं, डबल बरियल में 5 ग्रेव्स मिली है। मतलब कैसे? यहाँ पे एक अपन को मिलता है 3 ह्यूमन का स्केलेटन मिलता है। अब भाई ये वाला जो क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ चुका है कि कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पे 3 ह्यूमन का स्केलेटन एक ही ग्रेव में मिला है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ से ज्वेलरी का कल्चर शुरू हो रहा है, आईवीडी पेंडेंट पता चल रहा है। मतलब क्या कि ये लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज के टाइम पे कहा जा रहा है ना कि बरियल के अंदर आपको ज्वेलरी मिल रहा, मतलब ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो इसकी बिलोंगिंग है, इसको याद आएगी अपनी ज्वेलरी की, मैं रख देता हूँ कि जब ये अगले जन्म में आएगी तो इसको पहनेगी। मतलब हो सकता है दे हैव द दैट पॉइंट ऑफ थिंक कि हम इसके बाद में भी जीवन है, मरने के बाद में भी इंसान का जीवन है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमें महादहा प्रतापगढ़ के पास में 13 बरियल मिलते हैं, जहाँ पे 13 लोगों के बरियल मिलते हैं जिसमें एक मैन है, वुमेन है, और उनको हैबिटेशन साइट में ही बरियल बनाया गया है, जैसे जहाँ पे लोग रह रहे हैं और वहीं पे उनका बरियल है। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनके पास में ही बरियल है। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट समझ में चलता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में। देखिए बरियल मिले, स्केलेटन मिले, अब इसके ऊपर स्केलेटन पे सर्च हुई, सर्च में पता चलता है कि इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 ईयर्स के आसपास थी। कहाँ पे? प्रतापगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें ऑस्ट्रोएर्थराइटिस के बारे में पता चलता है। अब देखिए मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। ऑस्ट्रोएर्थराइटिस हमारे बोन में होने वाली डिजीज का नाम है, ये जनरली बोन में होता है। अब एक चीज समझने की कोशिश करिए कि अब मैं फिर से आपके इन्वायरमेंट की तरफ लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ आपके दिमाग में पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि जब अपन कोई चीज को पढ़ते हैं तो एक स्टोरी को इंटरलिंक करने में हमें कनेक्टिविटी आंसर राइटिंग में मिल जाती है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हमें बोन में एविडेंस मिले ऑस्टोएर्थराइटिस के। ठीक है, अब ये क्यों होता है ये हम आज की मेडिकल लाइफ से सुनने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर आज आप पूछोगे ना इस डिजीज के बारे में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब हमारा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। मेटाबॉलिज्म वीक कैसे होता है? हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल इतना बना लेते हैं कि हम वॉकिंग कम कर देते हैं। ठीक है, हम कैलोरी बर्न करना कम कर देते हैं, तो हमारी जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो वीक होने लगती है। तो जब मेटाबॉलिज्म वीक होती है तो जो हमारा कैल्शियम रहता है बोन में वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होने लगता है। तो हमारी बोन की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे वीक होने लगती है। तो हमें ऑस्ट्रोआर्थराइटिस की दिक्कत होती है। आज बहुत कॉमन इशू है, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत कॉमनली दिख जाएगा कि ओल्ड एज में समस्या हो रही है। बट हमें ये वाले एविडेंसेस यहाँ मिले तो हमें एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि जब इनकी लाइफ एक सेटलमेंट के कारण इजी होने लगी, ये हंटिंग गैदरिंग से फूड की तरफ, वेजिटेशन की तरफ शिफ्ट होने लगे, तो इन्होंने घूमना फिरना भी कम कर दिया। मतलब जो पहले फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। अपने लास्ट में पढ़ा था ना, कम होने के कारण पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, कम होने के कारण वो अब सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके जब इनका घूमना फिरना कम हो गया, एक परमानेंट सेटलमेंट की तरफ जाने लगे ये लोग, तो इनका मेटाबॉलिज्म रेट कम होने लगा, मेटाबॉलिज्म गिरने लगा, तो बोन पे असर पड़ने लगा। और जब बोन पे असर पड़ा तो इनको एक डिजीज हो गया जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा।
अब पॉइंट आपको समझ में आ रहा कि अगर ये डिजीज हो रहा है तो इस डिजीज से अपन इतिहास कैसे फाइंड कर पा रहे हैं। इस डिजीज से अपन ने ये जाना कि यहाँ पे लोगों ने चलना फिरना कम कर दिया था। जो पहले हंटिंग गैदरिंग बहुत दूर दूर तक जा रहे थे, जंगलों में ढूंढ रहे थे, बट अब सेकेंडरी सोर्स हमारे पास वेजिटेशन को आ जाने के कारण हमने घूमना फिरना कम कर दिया। इस कारण से हमें ऑर्थो आर्थराइटिस की भी दिक्कतें होने लगती हैं। डन। इसके बाद में हम एक और ये साइट मिलती है सराई नहर राय। यहाँ पे हमें ये भी प्रतापगढ़ के पास में ही है। यहाँ पे हमें 11 बरियल मिले हैं। 11 बरियल क्या, 11 में से 9 बरियल मैन के हैं, ठीक है, इसमें 4 वुमेन है और एक चाइल्ड है, ठीक है, और 4 स्केलेटन को इकट्ठे बरीड किया गया। अब देखिए अगर अभी क्वेश्चन 3 स्केलेटन का आ चुका है तो आगे हो सकता है 4 पे भी क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में, मतलब मल्टीपल पैटर्न में, कि 4 स्केलेटन एक जगह कहाँ मिले हैं वो वाली जगह बताइए। 4 ये तो मान लिया अपन ने उसमें हो गए, धीरे धीरे करके हमें आगे पता चलता है ये एक ही ग्रेव में 4 मिले हैं भाई, एक ही ग्रेव में 4 बड़े इकट्ठे मिले, तो हो सकता है कि ये कोई अपन कह सकते हैं कि फैमिली को लेके हो सकता है, अपन इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, जब आप स्टोनेज पढ़ रहे हैं आपके पास में ऑथेंसिटी नहीं है, यहाँ पे हर आर्कोलॉजिस्ट एक इंटरप्रिटेशन वाइज चलता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे किसी को ये नहीं पता कि एक्चुअली में क्या चीज़ चल रही थी। तो अपन उस इंटरप्रिटेशन को लिंक करते हैं आज के सिनेरियो के हिसाब से, आज के एथनो आर्कोलॉजी की लिंक करके हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और एक अजम्पशन को क्रिएट करके अपने आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 4 स्केलेटन मिलते हैं, एक रिचुअल भी हो सकता है या फिर एक फैमिली का भी हो सकता है कि चारों लोगों को इकट्ठे किया हो। एक पॉइंट और पता चल सकता है कि क्या पता है इन लोगों को अलग अलग फेज में गाड़ा गया हो, पहले एक को फिर दूसरे को फिर तीसरे को, एक ही जगह खोद खोद के भी पॉसिबल है। तो अभी जब आप इसको अगर एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो आपको और क्वेश्चन समझ में आएंगे कि क्या ऐसा हुआ। तो अगर वो पॉइंट है नहीं, बट अगर आप डिटेल में जानेंगे तो आपको कई चीज़ के बारे में एविडेंस मिलेंगे। हमें यहाँ पे एक एवरेज हाइट के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे जो एवरेज हाइट थी मेल फीमेल की वो ये है 180 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर, मतलब इन लोगों की हाइट अच्छी थी, ये पॉइंट पता चल रहा है। एक हमने लास्ट में सबसे पहले एक पीवाईक्यू देखा था जहाँ पे आया था कौन सा साइट ऐसी है जहाँ पे टॉल बरियल मिले हैं, हाइटेड बरियल मिले हैं, वहाँ पे ये वाली साइट आएगी। नेट की पीवाईक्यू में भी लास्ट मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वहाँ पे ये वाली एवरेज हाइट के बारे में बात पता चलती है। यहाँ पे भी हमें सेम दिक्कत पता चल रही है कि यहाँ पे भी इनको दिक्कत हो रही थी। तो अब हमें पता चलता है कि कैसे हमारा बरियल एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री हमें चीजें समझने में हेल्प कर रहा है। डन। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए बरियल कल्चर के बारे में कोशिश करते हैं। क्या है बरियल में हमने पॉइंट देखा कि यहाँ पे कहीं कहीं पे 4 लोगों को इकट्ठे गाड़ा गया है, कहीं पे एक ही व्यक्ति को गाड़ा गया, कहीं पे 2 लोगों को गाड़ा गया है। तो जो चीजें हैं इनमें भी हमें कॉमननेस दिखती है अलग अलग चीजों में। इसको अपन ने कल्चर के हिसाब से देखा, कल्चर वर्ड आप समझ रहे हो कहाँ से कहाँ जा रहा है, मतलब कॉमननेस ऑफ थिंग्स, क्या चीजें कॉमनली दिख रही हैं। तो यहाँ पे जो बॉडीज हैं इनको वेस्ट टू ईस्ट गाड़ा गया है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अब ये हो सकता है कोई रिचुअल का हो, मे बी रिचुअल हो, जो डेथ के टाइम पे सोच रहे हो कि हमें इनको कभी भी जब ग्रेव में गाड़ेंगे तो उनको वेस्ट टू ईस्ट ही रखा जाएगा। यहाँ पे हमें पता चल रहा है आफ्टर लाइफ का एजम्पशन लेके ग्रेव्स में सामान रखने की कोशिश करी गई है। कहीं कहीं पे हमें कुछ चीजें मिलती हैं, मान लीजिए कि कुछ बोन टूल्स डाल दिए हैं कि इनकी याद में इनकी ही चीज है भैया रख लो, इनकी ज्वेलरी है रख लो। हमें पर पैलेयोलिथिक में देखिए आपको ऑस्ट्रिच स्टाइल की भी ज्वेलरी मिलने लगी थी, तो वो भी कह दिया रख लो भैया आपकी याद में रख ली गए, ठीक है, ज्वेलरी मिलने लगी। अब एक चीज क्या कि कहीं कहीं पे हमें जब ज्वेलरी मिलती है और कहीं कहीं नहीं मिलती है, डिफरेंस दिखता है, तो हमें पता चलता है हो सकता है यहाँ पे सोसाइटी में एक डिवीजन हो, हाई रैंक लो रैंक वाला, कि मतलब जिसके पास ज्वेलरी मिली है वो हो सकता है अपर कैटेगरी से बिलोंग करता हो। मे बी हर जगह मे बी वर्ड यूज होगा क्योंकि हमारे पास में 100% अजम्पशन नहीं है चीज़ों का, बट हम चीज़ों को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यही हिस्टोरियंस करते हैं। जब हिस्टोरियंस का बुक पढ़ोगे तो वहां पे भी उन्होंने अपने एजम्पशन को आर्कोलॉजी के हिसाब से लिंक करने की कोशिश किया है, क्योंकि बस वी आर यहाँ जो अपन यहाँ पे वी आर जस्ट लिंकिंग अवर हिस्ट्री फ्रॉम एथनो आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, करंट से पास्ट को लिंक कर रहे हैं, तभी हम चीज़ समझ पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सोशल रैंकिंग कल्चर पता चलता है, सोशल रैंकिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ साइट्स हैं, तो साइट्स हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जो मैंने आपसे कहा था मैं साइट्स आपको बता दूंगा। यहाँ पे 1 से लेके 5 सेंटीमीटर के पता चलता है ये साइट्स हैं। रॉ मटेरियल बता दिया है मैंने, और कौन कौन सी वैलीज के आसपास में चीज़ें पता चलती हैं। फिर इसके बाद ये साइट्स हैं जिसके ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको एट लास्ट कंक्लूड करना है इस चैप्टर को तो आप ये पॉइंट्स याद कर लीजिए, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तो एनालिसिस कनेक्टिविटी है ही डॉट के बीच की, बट ये चीज़ आपको एक मेमोराइजिंग के हिसाब से बेस्ट है।
कि क्या याद करना है, उसमें बस आपको टेबल याद करना है, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव पता चल जाएंगे और आपको एक ओवरव्यू ऑफ कंटेंट पता चल जाएगा। देखिए कैसे, जैसे जो मैंने आपको चौपारी मंडो के बारे में बताया था कि चौपारी मंडो में हमें क्या क्या मिलता है कि फेज 1 फेज 2 फेज 3 मिलते हैं। वहाँ पे हमें हैंडमेड पॉटरी मिलती है, मैंने फोटो दिखाई थी, आपको याद हो कि वो कैसे धागा लपेट के उन्होंने एक डिजाइन बनाने की कोशिश करी है। हर्ट्स की डिजाइन मिली है, वो भी यहाँ पॉइंट आ जाता है। यहाँ पे हमें ऑक्सफोर्ड, हाँ ये भी पॉइंट हमें एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है, क्योंकि एक बुक में मैंने कहीं पॉइंट पढ़ा था, ऐसी कौन सी साइट है जो ऑक्सबो लेक के बगल में बनी है। ऑक्सबो लेक मतलब क्या, जो ड्राई हो चुकी है पहले। ऑक्सबो लेक क्या होती है, ये आपको ज्योग्राफी पता चल जाएगा। ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथ कहाँ मिले हैं ये भी पता चलता है। 11 बरियल वाला जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना, कैसे बरियल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी साइट को स्पेशल बनाने के लिए, वो वाला पॉइंट पता चलता है। हमें डेंटल हेल्थ के बारे में पता चलता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में पता चलता है। डेंटल हेल्थ बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं कहेंगे डेंटल हेल्थ में कि इन लोग की डेंटल हेल्थ वीक थी, बट यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस का एग्जांपल देना पड़ेगा। अगर भविष्य में कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी साइट है जहाँ पे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के एग्जांपल मिलते हैं, तो आपको इनमें से साइट पता होना चाहिए। या फिर ऐसा कौन सा फेज है जहाँ पे हमें सबसे अर्लीस्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस के एग्जांपल मिलते हैं, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको एक और कोशिश करके बताई है कि कैसे आज की बीमारी से हम अपने प्रीवियस बीमारी के बारे में समझ सकते हैं और उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि देखिए, ह्यूमन जो आज गलती कर रहा है, आज जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस वीक हो रही है, वो क्यों हो रही है, वो हमें पता चल गया साइंस के कारण। वो क्यों हुई और वहां पे कैसा होता होगा जिस कारण से उनको सेम दिक्कत होने, क्योंकि देखिए कॉज तो भी होगा ना दिक्कत होने का। तो हमने अपनी एथनोऑर्थोलॉजिकल सेंस यूज करके आज की बीमारी से प्रीवियस लोगों की लाइफ स्टाइल के बारे में जानने की कोशिश करी। ठीक है, महादाह के बारे में भी आ जाता है, ये भी बैंक ऑफ ऑक्सबो लेक के पास में है, ये भी साइट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या मटेरियल यूज हो रहे थे, ये हमारे पॉइंट में आ जाता है। यहाँ पे हमें टू मैन बरियल के बारे में पता चलता है कि मैन ऑफ वुमेन को इकट्ठे बरियल किया गया है। डेंटल हेल्थ के बारे में ये भी पॉइंट यहाँ से आता है। दमदमा के बारे में हमें पता चलने की चीजें पता चलती है कि यहाँ पे आइवरी पेंडेंट और राइस के एविडेंस मिलते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ राइस एविडेंस मिलता है। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे करके हमें माइक्रोलिथ के बारे में पता चलता है। हमें ये भी पता चलता है कि कैसे वो अपने एंटलर्स के बारे में बताया, कौन कौन से एंटलर्स का यूज होने लगा है। ठीक है, बोन्स का यूज कैसे कर रहे हैं टूल्स बनाने में, ये भी हमने पढ़ लिया। तो यहां से आपका एक समराइजेशन ऑफ पॉइंट आ जाएगा। बट अगर आप समराइजेशन तभी कर पाएंगे जब आपको इन वर्ड्स की गहराई पता होगी, और अगर आप आंसर राइटिंग की तरफ जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन वर्ड्स के पीछे गहराई क्या है और उनको हम कनेक्ट कैसे कर पा रहे हैं। देन तो हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए लास्ट पॉइंट हमारा जो आता है वो आता है मेसोलिथिक आर्ट। हमने एक चीज जानी कि पहले हमने एक छोटा सा कंक्लूजन लेने की कोशिश करते हैं। पहले हमने इन्वायरमेंट पढ़ लिया, इन्वायरमेंट से हमने देखा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ। तो इन्वायरमेंट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कारण हमने वेजिटेशंस की तरफ खाना पीना शुरू कर दिया और हंटिंग गैदरिंग तो कर ही रहे थे। हम धीरे धीरे एक सेटलमेंट की तरफ भी चले गए। सेटलमेंट के बाद में हम जब कहीं रहने लगते हैं, अब एक बात आप बताइए, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास है, आप एक स्कूल में है, आपको उस क्लास में साल भर जाना है। ठीक है, तो क्या आप उस क्लास को सजाने की कोशिश नहीं करोगे? सजाने मतलब क्या, उस क्लास को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करोगे अपने, या फिर कंफर्टेबल के अलावा ये भी कह सकते हो, जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे रहते हैं, जब छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, तो आपने नोटिस करी होगी उनकी क्लास में पेंसिलों के निशान बन जाते हैं बहुत ज्यादा, जिसके लिए स्कूल वाले खूब ज्यादा गुस्सा भी करते हैं। वो क्यों होता? क्योंकि जब वहां पे रिपीटेड फॉर्म में रहते हैं, तो रिपीटेड फॉर्म में वहां पे अपनी कलाकारी दिखाने लगते हैं। कब कलाकारी करते हैं? जब टीचर पढ़ा रहा होता है, उनका मन नहीं लग रहा होता, तो टेबल पे कूदना शुरू कर देते हैं, टेबल पे स्क्रैचेस करना शुरू कर देते हैं, पेन से लिखना शुरू कर देते हैं, अपना नाम लिखने लगते हैं, बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखने लगते हैं, कुछ ना कुछ कहानी बनाना शुरू कर देते हैं, टैटू बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पे वो डेली बैठ रहे हैं, डेली बैठ रहे हैं उस जगह पे। और जब आप वहां पे डेली बैठते हो और आपके पास में फ्री टाइम मिल रहा है, तो आपका दिमाग एक जगह क्रिएटिवनेस की तरफ जा रहा है। अब आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा कैसे बच्चे फ्री टाइम पे बैठ के पेंटिंग करने लगते थे, वैसे यहाँ पे जब हमारे पास में टाइम थोड़ा फ्री होने लगा, फ्री टाइम मतलब क्या, लाइफ थोड़ी सी कंफर्टेबल होने लगी सेटलमेंट के कारण, तो हम वहां पे अपने आप को इनोवेटिव बनाने लगे। इनोवेटिव कैसे? हम कुछ ना कुछ स्टाइलिश काम करने लगे, हम टेबल पे कूदने लगे, हम वहां पे कलर का यूज करने लगे। ये सब जो आज के बच्चे कर रहे हैं ना, उनसे आप एनालाइज करने की कोशिश करिए कैसे हम जब एक जगह पे मल्टीपल फेज, मतलब एक जगह पे ज्यादा समय निकालते हैं, तो हम उस जगह को भी यूज करने लगते हैं अपने यूज के हिसाब से, कि वहां पे कुछ ना कुछ चीज झलकाने लगते हैं। तो देखिए, मेसोलिथिक आर्ट, भारत में आर्ट का शुरुआत है, सबसे पहली शुरुआत हो रही है भारत में आर्ट की। तो जब कभी भी आप पढ़े आर्ट एंड कल्चर में पढ़ रहा हूँ भारत का, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया बिगिनिंग तो हमारी मेसोलिथिक से हुई थी। मतलब कैसे, क्या लोगों में सबसे पहले आर्ट की कला जो आई है, कॉग्निटिव लेवल का डेवलपमेंट हुआ है, एक विकास हुआ है, सोचने की शक्ति आई है, वो मेसोलिथिक से ही आई है। तो मेसोलिथिक से हम कह सकते हैं कि लोगों का दिमाग का विकास इतना हो गया था कि अब उनका मन आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ भी जा रहा था।
आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ समझ में आ रहा है ना। धीरे धीरे अब उनका मन आर्ट करने की तरफ जा रहा है कि अब दे आर मेकिंग देयर थिंग इनोवेटिव। अब चलो आगे बढ़ते हैं। 1867-68 की बात है। एसीएल केरल ने, जो हमने अब लास्ट में बताया था एएसआई की, जो मिर्जापुर के पास में ढूंढ रहे थे, उन्होंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सबसे पहली रॉक पेंटिंग के कारण डिस्कवर हुई है। एक फैक्चुअल पॉइंट है, अगर कभी आ जाता है पेपर में तो आप पढ़ लीजिए। ठीक है। हमारे इंडिया में 150 साइट्स हैं, अभी बहुत ज़्यादा साइट्स हैं डिस्कवर होने बची भी हैं। धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा, हर 10 15 20 साल में एएसआई कोई नई साइट खोज देता है। जैसे भी रिसेंटली आंध्र प्रदेश का भी रिसेंटली एड ऑन हुआ है, इसके पहले आंध्र प्रदेश का एड ऑन नहीं था। तो आंध्र प्रदेश अभी एक जगह आंध्र प्रदेश में शायद कुन्नूर नाम की जगह है, वहाँ पे अपन को रिसेंटली एविडेंस मिले हैं। खासकर हमें पता चलता है, जब हम पूरे इंडिया को एनालाइज करते हैं रॉक पेंटिंग्स में, तो हमें ज़्यादातर पता चलता है कि सेंट्रल इंडिया के फेज में ज़्यादा रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं। और सेंट्रल इंडिया में हमें ज़्यादा सेटलमेंट भी मिलते हैं। सेटलमेंट क्यों मिलते हैं? एनवायरमेंट फैक्टर यहाँ पे बेटर चल रहा था। अब देखिए, जब हम अपने पूरे चश्मे को, अब जो हम अभी तक मेसोलिथिक के टाइप पढ़ रहे थे, अब मेसोलिथिक आर्ट का चश्मा लगा लेते हैं, और जब हम पूरी साइट्स को एनालाइज करते हैं तो हमें साइट्स को दो टाइप में, दो जगह के हिसाब से डिफाइन कर लेते हैं। विंध्यास और सतपुड़ा रेंज। ठीक है, ये माउंटेन्स रेंजेस हैं, आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे पता चलेगा। और नहीं आगे जानते तो देखिए, भीमबेटका एमपी, पचमढ़ी एमपी और आदमगढ़ एमपी, इन तीनों को अपन लोग मेसोलिथिक आर्ट के रूप में जोड़ते हैं। जब आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप जब मेसोलिथिक आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको जब चैप्टर मिलेगा, तो आपको चैप्टर मिलेगा भीमबेटका, पचमढ़ी और आदमगढ़ के हिसाब से। ठीक है, तो अपन इन तीनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे, और इन तीनों के जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अप्रोच लेने के चलेंगे। इन तीनों में कॉमननेस क्या थी और स्पेशलिटी किस कौन सी साइड में क्या थी। चलिए एक जनरल इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं मेसोलिथिक आर्ट के बारे में। अब देखिए भाई, कला का तो शुरुआत हो गई है, तो कला कैसे शुरू करी? अब इनके टाइम पे वहां पे दुकान तो थी नहीं कि भैया गए और बढ़िया पोस्टर कलर लेके आ रहे बना रहे बढ़िया। आज के टाइम पे अपन तो क्या करते, स्टेशनरी पे गए, पोस्टर कलर लेके आए, घर पे कैनवास उठाया, बनाना शुरू कर दिए। बट ऐसा नहीं था। कैसे चीजें आई इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। रॉक कट और पेलियो आर्ट। देखिए, रॉक आर्ट और पेलियो आर्ट हमारे एंसेस्टर्स के सबसे पहले सिग्नेचर है, जो ओपन क्लिफ्स या फिर इनसाइड ऑफ रॉक शेल्टर के ऊपर बनाए गए हैं, जो केव्स हैं। अब देखिए, जो यहाँ पे केव्स हैं, ये नेचुरल केव्स हैं। कंफ्यूज मत होइए, अगर आप थोड़ा आगे पढ़ चुके हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तो यहाँ पे नेचुरल केव्स की बात चल रही है, जो प्रकृति ने हमें केव्स दी है। भीमबेटका केव नेचुरल केव्स में आती है। और रॉक शेल्टर मतलब ऐसे मान लीजिए कहीं ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स आप अगर ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो वहां से नेचुरली अपन को एक शेल्टर पता चल जाता है कि यहाँ पे रह सकता है इंसान। जब जहाँ रहता है इंसान वहीं पे तो कला करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, बच्चे का क्लासरूम जहाँ पे वो ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, वहीं पे वो अपने आर्ट एंड क्राफ्ट दिखाएगा। वैसे ही अब इस टाइप को थोड़ा हम और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आर्ट की बात करते हैं मेसोलिथिक की, तो हमें दो टाइप के आर्ट मिलते हैं। एक मिलती है रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग को अपन कहते हैं पिक्टोग्राफ, जहां पे कलर का यूज होता है। ठीक है। और पिक्टोग्लिफ्स होते हैं जब आप दीवार पे स्क्रैचेस करो। कैसे? देखिए, जैसे ये है, यहां पे आपने दीवार को खोदा है, हल्का सा स्क्रैच किया है, और अब आपको एक पॉइंट और समझ में आ रहा होगा, स्क्रैच कैसे कर पाओगे? स्क्रैच के लिए आपने टूल्स तो बनाए माइक्रोलिथ के। स्क्रैच के आपने कंपोजिट टूल तो देखे थे ना, मैंने आपको बताया था कंपोजिट टूल में मैंने एक आपको कारपेंटर का एग्जांपल दिया था कि वो कैसे यूज करता है। वैसे यहाँ पे उन्होंने माइक्रोलिथ का टूल्स का यूज कर करके भी पत्थरों को खुरचा है। खुरचा मतलब एक लेयर निकालने की कोशिश करी है। यहाँ से हमें पॉइंट समझ में आ रहा है, या तो उन्होंने रॉक पेंटिंग यूज करी है, और या फिर उसको खोद खोद के थोड़ा सा डिजाइन निकालने की कोशिश करी है। अब देखिए, अब इन रॉक पेंटिंग को जब हम ओवरव्यू के एनालाइज करते हैं, बड़े दृष्टिकोण से देखते हैं पूरा, मतलब ये समझ के चलिए, मान लीजिए आप, अब मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। आप एज्यूम करिए भीमबेटका गए। अब भीमबेटका में जानने के बाद में क्या क्या देखोगे, उसके बारे में मैं आपको एज अ गाइड आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये मत सोचिए कि आप पढ़ रहे हैं, अब बस ये सोचिए आप भीमबेटका में जाके एक चीज़ है घूमने की कोशिश कर रहे हो, मैं एज अ गाइड आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो मैंने पहले आपको बताया कि भाई जब आप भीमबेटका देखोगे तो आपको भीमबेटका में दो टाइप की चीज़ देखेंगी। पहली तो रॉक पेंटिंग हो सकती है, दूसरी हो सकती है कि आपको दीवार पे खुरचा हुआ देखा जाएगा, जिसको आप हाथ से छू के फील कर सकते हो कि पत्थर को स्क्रैच किया गया है। तो जब आपको पेंटिंग देखे तो आप उसका ये पिक्टोग्राफ, और जब आपको स्क्रैचेस वाली चीज फिगर्स देखते हैं तो आप उसको ये उसको कहना पेट्रोग्लिफ्स कहिए। डन। अब देखिए, आपको मैं एक चीज बता दूं एज अ गाइड, कि यहाँ पे जो आपको पूरी भीमबेटका में जो मोटिव्स मिलेंगे, मतलब इमेजेस दिखेंगी, उसमें आपको एनिमल्स डोमिनेटिंग दिखेंगे। एनिमल्स को बहुत ज्यादा डोमिनेट किया गया है, क्योंकि जनरली एक बात आप हमें बताइए, आप पेंटिंग जब बनाते हैं तो आप क्या सोच के पेंटिंग बनाते हैं?
चलिए एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे करता हूँ। जैसे एक कैनवास दिया, इस कैनवास पे आपको कुछ बनाना है, तो जो आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए अगर आपने रिसेंटली पेड़ देखा तो आप इस यहाँ पे पेड़ ही तो बनाओगे ना। तो जो आपके इन्वायरमेंट में आप चीजें देख रहे हो वही आप पेंटिंग बनाओगे। अब इस टाइम के लोग सबसे ज्यादा किस चीज पे डिपेंडेंट थे? इस टाइम के लोग सबसे ज्यादा थे डिपेंडेंट एनिमल्स पे। तो जब एनिमल्स के बारे में देख रहे हैं तो इन्होंने एनिमल्स पे पेंटिंग बनाई। देखिए, इसके बाद ये 16 कलर्स के एग्जाम्पल देखेंगे आपको। अब ये बिल्कुल मत भूल जाइए कि ये बिल्कुल भूल जाइए कि मैं आपके सामने से टीचर परफॉर्म कर रहा हूँ। बस आप लाइटली होकर सोचिए मैं आपके सामने एक टूरिस्ट गाइड हूँ जो हिस्ट्री के बारे में आपको बता रहा है, बस नथिंग एल्स। तो यहाँ पे आपको 16 कलर दिखते हैं, जिसमें से व्हाइट और रेड कलर का ज्यादा यूज होता है। ये ज्यादा कलर यूज होता है। आप भीमबेटका केव देखेंगे तो यहाँ पे भी चीजें दिखने लगेंगी। अब भाई हमारे पास ब्रश तो थे नहीं कि आज के टाइम पे लकड़ी का ब्रश आता है, इसको आप ऐसे ऐसे करके पेंट करते हो। ब्रश नहीं थे, तो यहाँ पे इनने स्क्विरल की टेल का यूज किया है, एनिमल के फर का यूज किया है। तो देखो, दीज आर द मोस्ट बेस्ट थिंग टू डू अ पेंटिंग। ठीक है। अब देखिए, पेंटिंग को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। अब जब भी आपको कभी एक कलर की पेंटिंग दिखती है, जहां पेंटिंग में पूरी पेंटिंग में एक ही कलर यूज हो रहा है, तो अपन इसको कहेंगे मोनोक्रोम। और जब वहां पे डुअल कलर या मल्टीपल कलर यूज हो रहे हैं तो उसको अपन कहेंगे पॉलीक्रोम। डन? एक पॉइंट समझ में आ गया? पेंटिंग सिंगल कलर, मोनोक्रोम, डुअल कलर, पॉलीक्रोम। डन? अब देखते हैं यार, जब आप यहाँ पे केव्स में घूमोगे ना तो आपको पता चलेगा यहाँ पे दो प्रकार की पेंटिंग दिखेंगी। एक दिखेंगी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग और एक दिखेंगे रियलिस्टिक पेंटिंग। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या? एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या कि जब आपने कोई इमेज बनाई, उसमें आपने अपने मन की शक्ति का उपयोग करके उसको और ब्यूटीफाई करने की कोशिश करी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी कार्टून बनाते हो तो कार्टून बनाना एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ऑफ टाइप में कह सकते हो कि मैंने उस चीज को देखा नहीं है, बस उसको इमेजिन कर करके उसकी स्माइल बना रहा हूँ, उसकी एक्सप्रेशंस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका ड्रेसिंग सेंस बना रहा हूँ। तो मतलब जब आप कुछ ज्यादा अपने माइंड की क्रिएटिविटी को यूज करते हो, विजुअलाइजेशन को यूज करोगे, तो आप एब्स्ट्रैक्ट वर्ड में जाएगा। और जब आपने कोई एज इट इज चीज को ही बना दिया, जैसे मान लीजिए आपने किसी जानवर की फोटो को एज इट इज बनाया, तो रियलिस्टिक में चली आएगी। तो यहाँ पे हमें दोनों चीजें मिलेंगी। एब्स्ट्रैक्ट इन द सेंस ऑफ ये कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए एक गाय है या फिर कोई भी मान लीजिए एक कोई अपन को एलिफेंट दिख रहा है, एलिफेंट में ये डिजाइन लाए, क्या जरूरत थी? क्या आपको दिखती है? क्या ये डिजाइन आपको किसी जानवर में दिखती है? नहीं दिखेगी ना। तो इस जानवर को ग्लोरीफाई करने के लिए, थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट थिंग ऑफ यूज किया कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट चीजें दिखाई कि देखिए थोड़ा सा आपको बेटर फील हो, अच्छा दिखे, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट चीजों का भी यूज करना शुरू किया। और रियलिस्टिक तो दिखा ही रहे हैं। हमें एक चीज पता चलती है, एक्सरे इमेजेस भी मिलती है। एक्सरे मतलब क्या? कुछ पेंटिंग्स ऐसी मिली हैं जहां पे हमें इनर ऑर्गन्स दिखते हैं बॉडी के। इनर ऑर्गन्स कैसे? देखिए, हमें एक एनिमल मिलता है जिसके अंदर हमें एक एनिमल की एविडेंस मिलती है, शायद इसकी फोटो भी है। मतलब कि वो एनिमल प्रेग्नेंट हमें पता चल रहा है उस फोटो में से। तो एक चीज पता चलती है कि दे हैव गुड सेंस ऑफ कि कैसे एक स्ट्रक्चर है, बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पता चल रहा है, वो भी पता चल रहा है, एक एनिमल का ही पता चल रहा है। और भीमबेटका में हमें मेल, अब देखिए जैसे जो भीमबेटका की आप बात कर रहे हैं, भीमबेटका में जो मेल फिगर मिलते हैं, मेल फिगर मैच स्टिक जैसे स्ट्रक्चर में है। मैच स्ट्रक्चर मतलब कैसे? ऐसे, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। वहीं पे वुमेन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इन लोगों ने ऐसे बनाया है कि थोड़ा सा उसमें फुलर फॉर्म दिखे। तो मतलब आप ये समझिए कि उन्हें पता है कैसे डिफरेंशिएट करना आता है कि ये मेल है कि ये फीमेल है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब दे गेटिंग अ गुड सेंस ऑफ पेंटिंग। यहाँ पे हमें बच्चे दिखते हैं पेंटिंग करते हुए, जंपिंग करते हुए, प्लेइंग करते हुए, तो हम उनसे सोशल लाइफ के बारे में जान पाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीजें पता चली। अब देखिए हम फिर से इसको देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक शिकार का दृश्य दिखता है, मतलब क्या, हंटिंग गैदरिंग सीन दिख रहा है। यहाँ पे इस फोटो को अपन धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आती है कि ये जो डिजाइन है एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन है। पहला पॉइंट तो ये डन। दूसरी बात ये कि यहाँ पे कोई हंटर है, ये एरो और ये बो, उनके वेपन्स के बारे में पता चल रहा है। ये देखिए, ये डियर को उसने मार दिया, ये इसमें घल गया शूट इसका, ये पॉइंट पता चलता है। यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि देखिए ये जो हंटर गैदरर है, यहाँ पे एक डॉग जैसा शेप दिख रहा है। हमें यहाँ पे एविडेंसेस दिखते हैं फोटोज में कि शायद ये लोग डॉग के साथ में भी करते होंगे, डॉग जाता होगा इनके साथ में, तो डॉग के एविडेंस मिलते हैं हमें पेंटिंग से। तो हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के पॉइंट से कनेक्ट करता है। यहाँ पे देखिए बाण मारते हुए दिख रहा है, वो एनेरो वाला सिनेरियो दिख रहा है, यहाँ पे ये चीज दिख रही है। और ये जानवर आपस में भाग रहे हैं एक दूसरे से, ये फील हम कर सकते हैं। इसके बाद में हम और नीचे फोटो को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक ये कि एक वुमेन है। देखिए वुमेन का शेप आपको अलग समझ में आ रहा है, मन की आंखों से देखेंगे दिखेगा। ये कुछ खाने बनाने का पैटर्न में जा रही है, जहां से पता चल रहा है कि भाई कि कैसे
एक डिवीजन ऑफ वर्क पता चल रहा है लोगों का। हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे तो हम इसके बारे में पता करेंगे। देखिए अब हमें एक फोटो, अब एक मान लीजिए आपने एक फोटो देखी थी, एक फोटो या फिर एक इमेज, एक पिक्चर हमें कैसे एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री सपोर्ट करती है, मतलब हमें क्या क्या चीजें बताती है। डन। अब एक एक करके हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या कि अधिकतर चीजें हंटिंग गैदरिंग को ही बताती हैं, हंटिंग गैदरिंग बता रही है। हंटिंग गैदरिंग कैसे कि देखिए हमें ये पता चलता है या तो वो सिंगल हो रहा होगा हंटिंग गैदरिंग या फिर कई लोग ग्रुप में जा रहे हैं। एक हमें पता चल रहा है क्योंकि कल्चर में सिंगल भी हंटिंग गैदरिंग ग्रुप में भी है। दूसरा, कई लोग मास्क पहने हैं और हेड के ऊपर कुछ ऐसा डिजाइन बनी है, तो हो सकता है कि वो जो अभी सींग एंटलर का यूज करते अपने ऊपर लगा के दिखा रहे हो कि भाई मैं भी डेंजर हूँ, मैं भी डेंजर हूँ, ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। एक ये पॉइंट पता चलता है। हमें ऑर्नामेंट्स के एग्जाम्पल दिखते हैं कि भाई नेकलेसेस के एग्जाम्पल दिख रहे हैं, हमें बैंड्स दिख रहे हैं कि कुछ पहने हैं हाथ में, ठीक है। हमें ये पता चल रहा है कि ये लोग जब हंटिंग गैदरिंग करने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बो एंड एरो लेके जा रहे हैं, पीछे तना है और कैसे उसका यूज कर रहे हैं ये पता चल रहा है। हमें एनिमल को भागते हुए कभी दिख रहा है कि हंटर से दूर भाग रहे हैं एनिमल। कुछ कुछ पेंटिंग्स में हमें डॉग्स के एग्जांपल दिख रहे हैं, जैसे मैंने एक लास्ट पेंटिंग में आपको दिखाया था, देखिए शायद उसका डॉग हो। तो हमें पता चल रहा है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है कि भाई जब हंटिंग गैदरिंग करने जाते हैं डॉग को भी लेके जाते हैं। तो डॉग का एविडेंस हमें यहाँ से पता चल रहा है। हमें फिशिंग सीन मिल रहा है। अब देखिए एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, फिशिंग का पेंटिंग में भी एविडेंस मिल रहा है, फिशिंग में टूल्स के भी एविडेंसेस मिल रहे हैं। तो क्या हमें अब इनको कनेक्ट करने में इजी नहीं हो रहा है कि ये दोनों चीजें इकट्ठी चीजें चल रही हैं, मतलब जो इंसान कर रहा है वो पेंटिंग में दिखा भी रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई कई पेंटिंग में फिशिंग फिश भी दिखती हैं, बट अगर आपको कहीं दिख जाए यहाँ पे फिश का भी एग्जांपल शायद है, देखिए। ये फिश है, ये फिश के एग्जांपल देखिए, कोई बढ़िया नेट में पकड़ के फिश लेके आ रहे हैं, नेट जैसा लग रहा है, नेट है शायद। तो नेट में फिश को बांध के लेके आ रहा है, ये हम टोटोइज जैसा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है टोटोइज है। और ये एक सिंगल हंटर गैदरर है, जो मैंने आपको कहा कि भैया एक ही व्यक्ति भी जाके कर सकता है। तो देखिए बढ़िया बढ़िया बोरी बांध के ला रहा है, इसके पास में तीर है। एक हमें पॉइंट समझ में आ रहा है। दूसरी बात देखिए बो एंड एरो उनके कल्चर में दिख रहे हैं। तो ये चीज़ हमें कुछ कुछ चीज़ें पेंटिंग से समझ में आती हैं। मेसोलिथिक पेंटिंग में हमें क्या क्या चीज़ समझ में आ रही है, ह्यूमन फिगर समझ में आ रहा है। हंटिंग सीन क्लियर पिक्चर दिखा रहा है कि वेपन कौन सा यूज होता होगा उस टाइम पे, ये हमें क्लियरली दिख रहा है। बो एंड एरो पॉइंटर्स दिख रहे हैं, फिश वाले पॉइंटर्स बता दिए। इसके बाद में सोसाइटी के बारे में पता चलता है। अब देखिए मैंने एक आपको फोटो दिखाई थी जहाँ पे वुमेन खाना बना रही है, ये देखिए वुमेन का लॉन्ग हेयर दिख रहे हैं, ये बांधे हुए हेयर है। तो हमें पता चल रहा है कि हाँ, और ये देखिए यहाँ पे जो एक अपन ने पॉइंट समझा था ना कि हो सकता है अपने सिर के ऊपर कुछ लगा के घूम रहा होगा, तो ये वो भी एंटर वाला सीन हो सकता है। हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो जेंडर के अकॉर्डिंग चल रहा है कि लेडी खाना बना रही है और मेल जो है हंटिंग गैदरिंग की तरफ जा रहे हैं। जो आज के एथनो आर्कोलॉजिकल एविडेंस में मिल रहा है कि आज के कल्चर में जो ट्राइब्स है वो भी सेम चीज़ें कर रहे हैं, हम भी जनरली सेम चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। एक कल्चरल एस्पेक्ट में देखा जाए, दूसरे रूप में देखे जाए तो हमें पेंटिंग से चीज़ पता चल रही है कि दे आर गोइंग टुवर्ड सेटल लाइफ। उनका एक तरह से सेटलमेंट की तरफ जा रहा है, एक बेटर सोसाइटी डेवलप हो रही है, ग्रेजुअली कैसे डेवलप हो रही है सोसाइटी वो देख रहे हैं। मेन हंट करने जा रहे हैं और वुमेन गैदरिंग कर रही है, सब चीज़ समेट रही है, खाना बना रही है, बच्चों की तरफ देख रही है, ये पता चल रहा है। हमें पिग पिग के डोमेस्टिकेशन के भी एग्जांपल मिल रहे हैं कि उसको देखिए यहाँ पे खाना खिला रही है पिग को, ये पता चल रहा है कि खाना खिलाने के एग्जांपल है। ये एमपी में पता चलते हैं। यहाँ पे एक पता चल रहा है कि मेन को अथॉरिटी के रूप में देखा जा रहा है, शायद मतलब मे भी ऐसा लग रहा है कि सोशल हायरार्की होगी जहाँ पे मेल को एज डोमिनेटिंग कहा गया है। बट इसको अपन 100% नहीं कह सकते हैं क्योंकि देखिए पेंटिंग एक्चुअलिटी रिलीव नहीं कर पा रही चीज़ें कि एक्चुअली क्या था, अपन बस उसका अजम्पशन के रूप में ही देख रहे हैं। आगे देखते हैं चीज़ें। हमें कई डांसिंग सीन मिलते हैं भीमबेटका में, जहाँ पे हमें रिदमिक डांसिंग मूवमेंट मिलते हैं। रिदमिक डांसिंग मूवमेंट मतलब क्या, देखिए भाई आज तो बढ़िया कुछ त्योहार है, डांस कर रहे हैं, मजे आ रहे हैं। देखिए सब एक दूसरे के, जो आज भी अपन लोग डांस करते हैं ना कि एक के ऊपर हाथ रख के, शोल्डर के ऊपर हाथ रख के अपन आगे बढ़ रहे हैं। कई ट्राइब्स स्टिल ये कल्चर फॉलो करते हैं। आप जब देखेंगे ना ट्राइब्स में, मूवीज में देखेंगे ट्राइब्स अभी भी ये डांस परफॉर्म कर रहे हैं चीज़ों पे, तो डांसिंग के एविडेंस मिलते हैं। हमें मास्क डांसर मिलते हैं जो मास्क लगाए हैं और कुछ ना कुछ रिचुअल हो सकता है, रिचुअल के एग्जाम्पल मिल रहे हैं कि मे बी दे आर डूइंग समथिंग फॉर रिचुअल कंटेक्स्ट। हमने भीमबेटका के बारे में जब पढ़ा था तो हमें पॉइंट पता चला था कि अपन को अपर पैलियोलिथिक में उनको रिचुअल ऑडिटोरियम केव्स में अपन को रिचुअल के एग्जांपल्स मिल रहे, तो वो चीज़ हो सकता है आगे बढ़ रही है। हमें हाथ के प्रिंट्स मिले हैं वॉल पे। अब हाथ के प्रिंट्स को अगर आप आज एथनो आर्कोलॉजिकल एविडेंस से जोड़ें, मैं बार बार एथनो आर्कोलॉजी वर्ड यूज कर रहा हूँ, मतलब आप अपने पास्ट को करंट से जोड़ रहे हैं। तो आज के टाइम पे जब अपन अपने कल्चर को देखते हैं तो हम कोई स्पेशल ओकेजन्स पे अपने हाथ के प्रिंट्स लगाते हैं अपने घर में। तो क्या वो चीज़ अपन इससे कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि अपन के जो हाथ के प्रिंट्स हैं वो आज अपन यूज़ कर रहे हैं, तो पहले भी कुछ ना कुछ रीज़न से होते होंगे। आपने देखा होगा मूवीज़ में
कि फुटप्रिंट्स यूज़ करके जब कोई न्यूली शादी होती है किसी की, तो वो रेड कलर के कलर में जाके घर के अंदर आती है, या फिर घर के बाहर हाथ के प्रिंट्स लगाए जाते हैं हल्दी से, वो भी अपन जनरली नोटिस करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमें ड्रेसिंग पैटर्न के बारे में पता चलता है। ड्रेसिंग पैटर्न मतलब क्या, जो मेन है वो लोइन क्लॉथ पहन रहे हैं, लीव्स पहन रहे हैं कई लोग, और एनिमल स्किन पहनती हैं, और मैन वियरिंग हेयर, जो जो मैन के हेयर हैं वो लूज हैं, और जो वुमेन के हैं वो बांधे हुए हैं। देखिए, ये देखिए, जैसे अगर मेल के हेयर हैं खुले दिख रहे हैं हमें, और ये कुछ पहने हैं स्पेशल, कुछ उनका है। एक हमें ये पता चल रहा है कि शायद ये एक मतलब प्रेगनेंसी का हिंट हो सकता है ये चीज़, कि देखिए ये फैमिली का दिखा रहा है यहाँ पे, कि ये फैमिली है, फैमिली बैठी है, गैदरिंग हो रही है, खाना पीना खा रहा होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ। ठीक है, और ये फिशिंग सीन हमें पता चल जाता है, और ये मेल हो सकता है, शायद ये कुछ लोइन वोइन को पहने होगा। डन। तो कुछ ना कुछ चीज़ें पता चल रही हैं इनके बारे में। तो यहाँ से हम ये जान पाते हैं कि मैन क्या क्या पहने हैं और कैसे डिफरेंशिएट चल रहा है चीज़ों में। तो ये चीज़ हमारी हो जाती है पैलियोलिथिक के बारे में। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि भीमबेटका पेंटिंग्स है। तो ये भीमबेटका पेंटिंग है, ये भीमबेटका आदमगढ़ रॉक शेल्टर पेंटिंग्स हैं, और ये पिटोग्लिफ्स हैं। यहाँ पे पेंटिंग्स जब आप जूम करेंगे तो आपको पॉइंट समझ में आएगा, कैसे कलर का यूज़ किया गया है, कैसे चीज़ों को बनाया गया है। जो भी अपन एज अ लोइन वाला वो यूज़ कर रहे हैं ना, कि लोइन का चीज़ होगी, ये चीज़ें हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कई वेबसाइट ऐसे हैं, शायद गूगल का एक है वेबसाइट गूगल की, जो आपको 360 व्यू देता है भीमबेटका का। तो एक अगर आपको लग रहा है कि आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो आप उस पे जाइए और थोड़ा एक्सप्लोर करके देखिए कि कैसी चीज़ें हैं, कैसी भीमबेटका साइट्स हैं, कितनी साइट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। अब वापस हम अपने इस सेशन को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं।